सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो हम चालू किए थे लास्ट लेक्चर में कैपिटल गेन। तो सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं अब तक क्या क्या पढ़ा हमने। तो सबसे पहले हमने चालू किया था चार्जिंग सेक्शन कैपिटल गेन का। तो चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन नंबर 45(1), जिसमें हमने पढ़ा था प्रॉफिट और गेन अराइजेस फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट इन द प्रीवियस ईयर इफेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर विल बी टैक्सेबल इन द हेड ऑफ इनकम कैपिटल गेन, और वो प्रीवियस ईयर में अपना टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद हम आए थे कैपिटल असेट की डेफिनेशन के ऊपर कि कैपिटल असेट होता क्या है भाई। तो देखो, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मूवेबल, इमूवेबल, tangible, intangible held by the assessee, whether is connected to business or not connected to business, whether is connected to profession or not connected to profession, इसको हम कैपिटल असेट मान लेंगे। पर ये डेफिनेशन का, ये कैपिटल असेट में कुछ कुछ चीजें नहीं आएंगी। तो सबसे पहला बोला था इसमें स्टॉक इन ट्रेड, कि स्टॉक इन ट्रेड है जिसका इनकम अपन पीजीबीपी हेड में कैपिटल टैक्सेबल कर देंगे। उसके बाद में पर्सनल इफेक्ट मतलब मूवेबल पर्सनल इफेक्ट लेना है। इमूवेबल पर्सनल इफेक्ट रहे तो उसको हम कैपिटल असेट मानेंगे, पर मूवेबल पर्सनल इफेक्ट रहे तो उसको हम कैपिटल असेट नहीं मानेंगे। फिर से हमने इसके कुछ एक्सेप्शन पढ़े थे, जिसमें आता था ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्ट, एनी वर्क ऑफ आर्ट। तो ये पर्सनल मूवेबल असेट इफेक्ट के एक्सेप्शन है। तो इनको हम ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग एंड स्कल्पचर और एनी वर्क ऑफ आर्ट, इनको हम कैपिटल असेट मानेंगे, इनको हम कैपिटल असेट मानेंगे, इनको हम कैपिटल असेट मानेंगे। उसके बाद में रूरल एग्रीकल्चर लैंड को हम कैपिटल असेट नहीं मानेंगे। इसका मतलब हमें ये समझ में आया था कि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को हम कैपिटल असेट मान सकते हैं। पर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड क्या होता है, फिर हमने वो देखा था कि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड मतलब क्या क्या होता है। तो देखो, एग्रीकल्चर लैंड जो म्युनिसिपैलिटी के कंटोनमेंट एरिया में, उनको हम एग्रीकल्चर लैंड बोल सकते हैं। तो उस म्युनिसिपैलिटी का पॉपुलेशन जो है, हमको पॉपुलेशन यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो वो म्युनिसिपैलिटी जोन का पॉपुलेशन अगर 10,000 से ज्यादा है, तो वो एरिया में अगर कोई भी लैंड रही तो उनको हम अर्बन एग्रीकल्चर लैंड मान लेंगे और उनको हम कैपिटल असेट मान लेंगे। फिर 10,000 से ज्यादा पर 1 लाख तक उनका पॉपुलेशन है, 10,000 से ज्यादा पर 1 लाख तक उनका पॉपुलेशन है, 1 लाख तक है। तो 2 किलोमीटर का एरिया देखेंगे अपन, म्यूनिसिपालिटी के जो जोन है उससे 2 किलोमीटर तक एरिया देखेंगे, और 2 किलोमीटर के अंदर भी अगर कोई लैंड रही उनको हम अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कंसिडर करेंगे। उसके बाद में 1 लाख से ज्यादा है, 1 लाख से ज्यादा है पर 10 लाख तक पॉपुलेशन, म्यूनिसिपालिटी का जो जोन है उसका पॉपुलेशन है 1 लाख से ज्यादा है पर 10 लाख तक है। तो हम 6 किलोमीटर का एरिया देखेंगे, और 6 किलोमीटर के अंदर जो भी लैंड है म्यूनिसिपैलिटी के जोन से 6 किलोमीटर तक, और 6 किलोमीटर के अंदर जो भी लैंड है उनको हम अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बोलेंगे, उनको हम कैपिटल असेट मान लेंगे। और 6 किलोमीटर से आगे रहा तो अपन एग्रीकल्चर लैंड, रूरल एग्रीकल्चर लैंड मान लेंगे। उसके बाद में अगर 10 लाख से भी ज्यादा पॉपुलेशन है, म्यूनिसिपैलिटी के जो जोन है, कंटेनमेंट जोन है, उसका पॉपुलेशन अगर 10 लाख से भी ज्यादा है, तो हम म्यूनिसिपैलिटी के जोन से 8 किलोमीटर तक एरिया लेंगे, और 8 किलोमीटर के अंदर जो भी लैंड है उनको हम अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बोलेंगे और उनको हम कैपिटल असेट मान लेंगे। अब 8 किलोमीटर से ज्यादा अगर कोई भी लैंड रही, उनका पॉपुलेशन 10 लाख से भी ज्यादा रहा और 8 किलोमीटर से बाहर लैंड रही, तो हम उनको रूरल एग्रीकल्चर लैंड बोल देंगे और वो अपना कैपिटल असेट नहीं होंगे। उसके बाद हम आए थे जो स्पेसिफिक बॉन्ड होते हैं, स्पेसिफिक बॉन्ड होते, इनको हम कैपिटल असेट नहीं मानते, कैपिटल असेट नहीं मानते। तो उसमें आता था गोल्ड बॉन्ड, जो गोल्ड बॉन्ड होते हैं, गोल्ड डिपॉजिट स्कीम आई थी, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015, इसमें जो भी गोल्ड बॉन्ड होते हैं इनको हम कैपिटल असेट नहीं मानते, इनको हम कैपिटल असेट नहीं मानते। उसके बाद में हम आए थे एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने कोई भी सिक्योरिटी जो सेबी रेगुलेशन के हिसाब से हेड करके रखी, तो इनको हम कैपिटल असेट मानेंगे, इनको हम कैपिटल असेट मानेंगे, इनको हम कैपिटल असेट मानेंगे। इनका स्टॉक इन ट्रेड है, वो शेयर बेचना, शेयर खरीदी करना, सिक्योरिटी बेचना, परचेस करना, सेल करना, इनका बिजनेस है, पर इनको हम कैपिटल असेट मान लेंगे। उसके बाद में यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी जो यूलिप होता है, इनको भी हम अगर 2.5 लाख से अगर ज्यादा प्रीमियम रहा तो इसको भी हम कैपिटल असेट मान लेंगे, इसको भी हम कैपिटल असेट मान लेंगे। तो कैपिटल असेट की डेफिनेशन पढ़ ली थी हमने। उसके बाद हम आए थे अर्बन एग्रीकल्चर लैंड भी पढ़ लिया था। उसके बाद हम आए थे ट्रांसफर, कैपिटल असेट का ट्रांसफर होना था। ट्रांसफर का मतलब क्या क्या होता है उसमें देखा था हमने, सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विश मतलब खुद से राइट छोड़ देना, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट मतलब दूसरे की वजह से अपना राइट छूट जाना। उसके बाद में कंपलसरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ, उसको भी हम ट्रांसफर मानेंगे। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, इसको भी हम ट्रांसफर मान लेंगे। उसके बाद में मैच्योरिटी और
रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, इसको भी हम ट्रांसफर मार देंगे। उसके बाद में पोजीशन जो है इमोबिल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर दिया पर एग्रीमेंट बाकी है, फिर भी हम उसको ट्रांसफर मान लेंगे क्योंकि 27 के हिसाब से जो हाउस प्रॉपर्टी का था उसमें अपना डीम ओनर बन जाता था। जिस दिन अब एग्जांपल लिया था हमने उदय और मजनू का, जिस दिन पोजीशन ट्रांसफर हो गया उस दिन वो ट्रांसफर ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद में हम आए थे ट्रांजेक्शन, जिसका इफेक्ट जो ट्रांजेक्शन हुआ जिसकी इफेक्ट की वजह से इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई एंजॉयमेंट चेंज हो रहा है, मतलब ओनर चेंज हो जा रहा है कुछ ट्रांजैक्शन की वजह से। जिसमें हमने पढ़ा था, एक एग्जांपल लिया था गोकुलधाम सोसाइटी का, कि सोसाइटी के जो मेंबर होते वो अगर ट्रांसफर कर देते हैं मेंबरशिप तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी ट्रांसफर हो जाता है। तो ये हमने पढ़ी थी ट्रांसफर की डेफिनेशन। उसके बाद हम आए थे कि ये ट्रांसफर तो हम मान लेते हैं, ट्रांजैक्शन है, ट्रांसफर है, पर हम इसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे कैपिटल गेन के पर्पस के हिसाब से। ट्रांजैक्शन है, ट्रांसफर है, पर कैपिटल गेन के पर्पस के हिसाब से हम इसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे, इसको सेल जो ट्रांसफर है अपने ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट नहीं मानेंगे। तो फर्स्ट इसमें था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल असेट और हाँ, एचयूएफ का अगर पार्टीशन हुआ तो इसमें कुछ भी कैपिटल असेट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है तो इसको हम ट्रांसफर मानेंगे, पर कैपिटल गेन के हिसाब से इसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे, इसमें कोई भी प्रकार का कैपिटल गेन अरेंज नहीं होगा। उसके बाद में ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट अंडर गिफ्ट विल इनहेरिटेंस, तो इसमें भी कोई असेट ट्रांसफर हो गया है तो इसको हम कैपिटल गेन के लिए ट्रांसफर नहीं मानेंगे। उसके बाद हम आए थे कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी को 100% होल्डिंग कंपनी होना, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी को कोई भी एसेट ट्रांसफर किया और सब्सिडरी कंपनी इंडियन कंपनी या फिर सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को कोई भी एसेट कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया और होल्डिंग कंपनी 100% होल्डिंग कंपनी और इंडियन होल्डिंग कंपनी, तो इसको भी कोई ट्रांसफर किया तो इसको हम कैपिटल गेन के पर्पस के लिए इनको ट्रांसफर नहीं मानेंगे। उसके बाद में ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, अमलगेमेशन, डीमर्जर, और अमलगेमेशन डीमर्जर के शेयर की वजह से, मतलब अमलगेमेशन डीमर्जर हुआ तो कैपिटल एसेट जो भी ट्रांसफर है उसको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे कैपिटल गेन के पर्पस के हिसाब से। उसके बाद में शेयर्स का कुछ एक्सचेंज हुआ अमलगेमेशन और डीमर्जर्स की वजह से, उसमें भी हम कैपिटल गेन नहीं मानेंगे, उसको ट्रांसफर, वो ट्रांजेक्शन तो हो गया उसको ट्रांसफर भी मान लेंगे पर कैपिटल गेन के लिए ट्रांसफर नहीं मानेंगे। उसके बाद में हम आए थे ट्रांसफर ऑफ इंडिविजुअल, ट्रांसफर बाय एन इंडिविजुअल सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो होते हैं उसका भी ट्रांसफर हम कैपिटल गेन के लिए ट्रांसफर नहीं मानेंगे। उसके बाद में गोल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिट की रिसिप्ट जो होते हैं, जो गोल्ड कन्वर्जन कर दिया गोल्ड का, तो इसको भी हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। उसके बाद में बॉन्ड डिपॉजिट्स, डिवेंचर्स, इनको शेयर्स और डिवेंचर्स में कन्वर्ट कर दिया तो इसको भी हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे कैपिटल गेन के पर्पज से। उसके बाद में ट्रांसफर ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर, इसको भी हम कैपिटल गेन के अकॉर्डिंग ट्रांसफर नहीं मानेंगे। उसके बाद में रिवर्स मॉर्गेज स्कीम में जो एसेट ट्रांसफर होता है उसको भी हम कैपिटल गेन के पर्पज के लिए ट्रांसफर नहीं मानेंगे। और स्पेसिफाइड एसेट टू गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी, इसमें आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, जो स्कल्पचर्स होते जो हिस्टोरिकल कुछ मिला अपने को तो वो अगर गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया तो इसको भी हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे कैपिटल पर्पज से, कैपिटल गेन के पर्पज से। उसके बाद हम आए थे कैपिटल एसेट क्या क्या होते हैं। तो कैपिटल एसेट में दो प्रकार के एसेट होते हैं, एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होता है और एक शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होता है। ये किस बेसिस पे डिसाइड होता है, तो पीएच मतलब पीरियड ऑफ होल्डिंग के ऊपर ये दोनों डिसाइड होता है। तो अगर लिस्टेड शेयर्स और सिक्योरिटी यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड रहा और यूटीआई रहा या फिर जीरो कूपन बॉन्ड रहा तो ये अगर 12 महीने से ज्यादा होल्ड करके रखा होगा तो इसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मानेंगे, और 12 महीने या 12 महीने से कम होल्ड करके रखा होगा तो इसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मान लेंगे। उसके बाद में अनलिस्टेड शेयर्स और लैंड एंड बिल्डिंग, अनलिस्टेड शेयर्स, लैंड और बिल्डिंग, अगर ये 24 मंथ से ज्यादा अगर होल्ड करके रखा होगा तो इनको हम लॉन्ग टर्म मानेंगे। 24 मंथ या 24 मंथ से कम होल्ड करके रखा होगा तो इसको हम शॉर्ट टर्म मान लेंगे। उसके बाद में जो भी अनलिस्टेड सिक्योरिटीज है अदर देन शेयर और अदर कैपिटल एसेट, इनको हम 36 मंथ से अगर ज्यादा होल्ड करके रखा होगा तो इनको हम लॉन्ग टर्म मान लेंगे, और 36 मंथ से कम, 36 मंथ और 36 मंथ से कम इनको होल्ड करके रखा होगा तो इनको हम शॉर्ट टर्म मान लेंगे। यहाँ तक हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। उसके बाद हम बात करते हैं आज जो पीरियड ऑफ होल्डिंग हमने देखा था यहाँ पे पीरियड ऑफ होल्डिंग। तो कुछ सर्कमस्टेंसेस में पीरियड ऑफ होल्डिंग अपने को कहाँ से चेक करना है, कुछ सर्कमस्टेंसेस में पीरियड ऑफ होल्डिंग अपने को कहाँ से चेक करना है। अब ये तो हो गया अपना जनरल कि अपने को 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ अपने को याद रखना है कि कैसे कैसे होल्डिंग, पर वो होल्डिंग है जो 12 मंथ स्टार्ट होते हैं वो कहाँ से कंसिडर करने, 24 मंथ स्टार्ट करने वो कहाँ से कंसिडर करने, 36 मंथ स्टार्ट करने वो कहाँ से कंसिडर करने हैं, ये अपने को कुछ सर्कमस्टेंसेस में देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि ये अपन कहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो उसमें
सबसे पहला कंडीशन था कि परचेस ऑफ असेट। अगर जनरली परचेस किया है असेट का तो यार ऑब्वियस है, अगर मैंने आज परचेस किया है तो आज से मैं 3 साल देखूंगा, आज से मैं 36 मंथ देखूंगा, आज से मैं 24 मंथ देखूंगा, आज से मैं 12 मंथ देखूंगा। अगर कोई भी असेट परचेस किया होगा, कोई भी असेट परचेस किया होगा तो ऑब्वियस बात है कि डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ असेट से हम पीएच स्टार्ट करेंगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग स्टार्ट करेंगे। और जब वो असेट बेच दिया, जब वो असेट बेच दिया उस दिन तक हम उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग कंसिडर करेंगे। उस दिन वो 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ ये अपना पीरियड वहां तक कंसिडर करेंगे जिस दिन वो असेट ट्रांसफर हो गया, जिस दिन वो असेट ट्रांसफर हो गया। उसके बाद ये तो हो गया जनरल परचेस ऑफ असेट किया, तो हम कहाँ से डेट ऑफ एक्विजिशन से चेक करेंगे और डेट ऑफ ट्रांसफर तक हम उसका पीएच देखेंगे। अगर 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ एज पर द असेट देखना पड़ेगा अपना, वो लॉन्ग टर्म होगा, शॉर्ट टर्म होगा। उसके बाद में अगर कोई भी असेट इनहेरिटेंस और गिफ्ट में रहा, इनहेरिटेंस और गिफ्ट में रहा तो देखो डेट ऑफ पीएच स्टार्ट, डेट ऑफ पीएच पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से कंसीडर करना है, तो डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रीवियस ओनर, डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रीवियस ओनर, डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रीवियस ओनर। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो ऊपर का तो एग्जांपल हो गया, अगर मैंने समझो 1/5/2022 को अगर कोई भी असेट कंसीडर किया होगा, परचेस किया होगा और वो 31/12/2023 को अगर बेच दिया होगा तो इतना पीरियड अपन कंसिडर करेंगे नॉर्मल केस में। पर अगर कोई भी असेट है वो मेरे को गिफ्ट, विल और इनहेरिटेंस में मिला, मैं एसएसी हो और कोई भी असेट मेरे को गिफ्ट, विल और इनहेरिटेंस में मिला, तो देखो ये पापा ने ये परचेस किया था 1/2/2002 में, ये परचेस कर लिया। उसके बाद ये मेरे को मिला, कब मिला, ये मेरे को मिला 31/12/2018 को, अगर ये मेरे को मिल गया। और उसके बाद मैंने ये असेट बेच दिया, उसके बाद मैंने ये असेट बेच दिया। अब इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग अपन कहां से कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा है, डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रीवियस ओनर, डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रीवियस ओनर, डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रीवियस ओनर। तो देखो यहाँ पे ये प्रीवियस ओनर नहीं हुआ, यहाँ पे ये अपने को प्रीवियस ओनर पकड़ना है। यहाँ पे अगर असेसी, ये असेसी अपना, ये असेसी है अपना, ये कौन है, असेसी, तो अपने को प्रीवियस ओनर का डेट चेक करना पड़ेगा, प्रीवियस ओनर का डेट चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे गिफ्ट, विल और इनहेरिटेंस में मिला है, गिफ्ट, विल और इनहेरिटेंस में मिला है। तो इसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 है, इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 है, इसको गिफ्ट, विल और इनहेरिटेंस में मिला है, तो इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 है। पर इनके जो पापा ने मेरे परचेस किया था, पापा ने कोई असेट परचेस किया होगा तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो उन्होंने दिया होगा, उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उन्होंने पेड किया होगा। तो उसके वजह से अपने को जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो यहां से पकड़ना पड़ेगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग अपने को यहां से पकड़ना पड़ेगा। अब 1/2/2002 से लेके अब मैंने ये समझो 15/8/2023 को ये बेच दिया, 15/8/2023 को ये मैंने बेच दिया। तो यहां से लेके यहां तक मेरे को पीरियड ऑफ होल्डिंग देखना पड़ेगा, यहां से लेके यहां तक मेरे को पीरियड ऑफ होल्डिंग देखना पड़ेगा। और उसके बाद अपने को चेक करना पड़ेगा कि ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म। गिफ्ट, विल और इनहेरिटेंस में जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है, वो अपने को प्रीवियस ओनर से देखना पड़ेगा, टू द डेट ऑफ ट्रांसफर और सेल ऑफ द करंट ओनर। जो मैं करंट ओनर था तो मैंने बेचा असेट, तो मैं एसएसी हो गया, मैंने बेचा उस दिन, तो ये पीरियड ऑफ होल्डिंग अपने को खत्म करना पड़ेगा। पर पीरियड ऑफ पीएच अपने पीरियड ऑफ होल्डिंग स्टार्ट करने का डेट जो प्रीवियस ओनर रहा उसने जिस दिन एक्विजिशन किया था वो असेट का, वहां से अपने को देखना पड़ेगा। समझा एक एग्जांपल के साथ। देखो पापा ने मेरे 2002 में परचेस किया था, 2018 में मेरे को गिफ्ट, विल और इनहेरिटेंस में मिल गया और मैंने 2023 में ये एसेट बेच दिया। तो प्रीवियस ओनर कौन है, पापा। तो पापा का डेट ऑफ एक्विजिशन देखना पड़ेगा मेरे को टिल द डेट ऑफ ट्रांसफर। जो मैं करंट ओनर हूं उसका ट्रांसफर कब किया उसने, उस दिन तक अपने को डेट ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग देखना पड़ेगा, समझा यहां तक। चलो उसके बाद एक्विजिशन अंडर विल और बाय सक्सेशन, तो इसका भी सेम आएगा। सक्सेशन में कोई भी प्रॉपर्टी मिली होंगी या फिर कोई भी
असेट मिलाऊंगा विल और सक्सेशन में, तो अपने को प्रीवियस ओनर देखना पड़ेगा, क्योंकि करंट ओनर है उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 हो गया और उसको पिछले ओनर से मिलाऊंगा, तो अपने को यहाँ भी पिछला जो ओनर है, करंट ओनर नहीं, करंट असेसी नहीं, जो पिछला ओनर है उसने वो असेट कब एक्विजिशन किया था, वो असेट का एक्विजिशन कब हुआ था प्रीवियस ओनर के लिए, वहां से अपने को चेक करना पड़ेगा टिल द डेट ऑफ ट्रांसफर और सेल ऑफ करंट ओनर, टिल द डेट ऑफ ट्रांसफर और सेल ऑफ करंट ओनर। तो देखो सक्सेशन, विल, गिफ्ट, इनहेरिटेंस, इस चारों में से अपने को कोई भी रहा तो अपने को पीरियड ऑफ होल्डिंग देखना पड़ेगा प्रीवियस ओनर से, पीरियड ऑफ होल्डिंग देखना पड़ेगा अपने को प्रीवियस ओनर से, पीरियड ऑफ होल्डिंग देखना पड़ेगा अपने को प्रीवियस ओनर से, समझा है? तो उसके बाद में कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, तो देखो कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अब मेरे पास एक फ्लैट पड़ा है, ये मैंने 2015 में परचेस करके रखा। अब मैं सीए बन गया, तब मेरा बहुत अच्छा जगह में ये चल रहा था और मैंने ये असेट ये फ्लैट परचेस कर लिया था। अब मेरा प्रैक्टिस से मन उठ गया, मेरे को प्रैक्टिस नहीं करनी और मैं बिल्डर बन गया। अब मेरे को ये जो है ये असेट है ना, मैंने (2023) को ये जो फ्लैट है ये मैंने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया। ये जो फ्लैट है ये मेरे स्टॉक इन ट्रेड में मैंने कन्वर्ट कर दिया, स्टॉक इन ट्रेड में मेरे को कन्वर्ट कर दिया क्योंकि मैं बिल्डर बन गया। अब मेरा जो फ्लैट है, मेरे प्लॉट जो है, मेरे फ्लैट जो है, मेरे बंगलो जो है, वो मेरा स्टॉक इन ट्रेड हो जाएगा, क्योंकि मेरा ये बिजनेस है, मैं डे टू डे सेल करूंगा तो ये मेरा स्टॉक इन ट्रेड हो जाएगा। तो ये फ्लैट जो है मैंने 31 दिसंबर को 2023 को ही मैंने ये स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया। अब मैंने ये समझो, ये एक मिनट, ये काम करते यहाँ पे 22 कर देते, तो ये 22-23 अपना फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा। अब 2023-24 में मैंने ये बेच दिया। कब बेचने का, चलो इस दिन मैंने ये प्लॉट बेच दिया, इस दिन ये फ्लैट बेच दिया। ये फ्लैट है, ये यहाँ पे मैंने सेल कर दिया, ये फ्लैट मैंने यहाँ पे सेल कर दिया। अब देखो मेरा फ्लैट मैंने 2015 से परचेस करके रखा था, मैंने इसको स्टॉक इन ट्रेड में कर दिया 2022-23 में, इसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया 2022-23 में, और 23-24 में मैंने ये स्टॉक इन ट्रेड को बेच दिया, सेल कर दिया। 23-24 में मैंने ये फ्लैट जो है मेरा ये सेल कर दिया, मैंने फ्लैट सेल कर दिया। अब देखो यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, तो अपने को डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ असेट देखना पड़ेगा, टिल द डेट ऑफ कन्वर्जन इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अब यहाँ पे क्या होता था, मैं एक बार समझा देता हूँ आपको। ये देखो कोई भी असेसी है, उसने, अब यही एग्जांपल ले लेते हैं अपन कि 2015 में इसने कोई भी फ्लैट परचेस करके रखा होगा और ये 2022-23 में इसने ये फ्लैट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया, और ये 23-24 में ये सोल्ड हो गया, ये सोल्ड कर। अब देखो यहाँ पे अगर ये फ्लैट अगर नॉर्मली अपन बेचते थे, अगर ये फ्लैट मैंने नॉर्मली बेचा होता तो मेरा कैपिटल गेन आता, पर ये मैंने स्टॉक इन ट्रेड किया और स्टॉक इन ट्रेड करके मैंने बाहर बेच दिया, तो मेरा पीजीबीपी इनकम आ जाएगा यहाँ पे। तो देखो अब यहाँ पे देखो असेसी ने क्या किया, इस दिन का जो वैल्यू है, इस दिन का जो फेयर मार्केट वैल्यू है, समझो मैंने यहाँ पे 50 में परचेस किया था, यहाँ पे ये हो गया 80 और इधर यहाँ पे बेच दिया 100 में, तो यहाँ में फेयर मार्केट वैल्यू ये हो गया फेयर मार्केट वैल्यू, और यहाँ पे 100 में मैंने सोल्ड कर दिया, 100 में मैंने सोल्ड कर दिया। तो असेसी क्या बोलेगा, ये मेरा पीजीबीपी इनकम हो गया, फेयर मार्केट वैल्यू मतलब जिस दिन मैंने परचेस किया उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू ले लिया, और ये मेरा परचेस प्राइस हो गया, और परचेस प्राइस होने के बाद ये मैंने 100
100 रुपए में बेच दिया, समझो ये मैंने 100 रुपए में बेच दिया, तो मेरा जो प्रॉफिट है, वो कितना आएगा 20, कितना आएगा 20, और मैं 20 के ऊपर टैक्स पे कर दूंगा। तो एसएससी क्या करता था, जो टैक्स प्लानिंग होता था कि कोई भी पर्सन क्या करता था, पुराना एक फ्लैट ले लेता था, फ्लैट, बंगलो, रो हाउस, कोई भी अच्छी प्रॉपर्टी ले लेता था, उसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर देता था। बहुत सारे प्रोफेशन जो होते हैं, बहुत सारे बिजनेस जो होता है, उसके लिए कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लगता। आपने सीए, जैसा कि अपन सीए का सर्टिफिकेट रहे तभी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्डर, कंस्ट्रक्शन जो काम करते हैं कुछ लोग, तो उनके लिए कोई भी डिग्री नहीं रहती, कोई भी सर्टिफिकेट नहीं रहती, वो डायरेक्ट काम चालू कर देते थे। तो वो स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर देते थे, और स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर देने का उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू, वो उसका परचेस प्राइस हो जाता था। फेयर मार्केट वैल्यू परचेस प्राइस हो जाता था, और परचेस प्राइस हो जाने के बाद एक साल में उसको बेच देते थे, तो इसके ऊपर वो टैक्स पे कर देते थे, इसके ऊपर वो टैक्स पे कर देते थे। अब एसएससी ने इसके ऊपर टैक्स पे कर दिया। अब जब इसका असेसमेंट हुआ, तब एओ ने क्या बोला कि यार तूने 50 में यहाँ पे परचेस किया था 2015 में, और 80 में तूने फेयर मार्केट वैल्यू में इसको कन्वर्ट कर दिया। 80 में तूने इसको फेयर मार्केट वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। चल, इसको मान लिया हमने, ये तेरी परचेस प्राइस है, चल मान लेते तेरी परचेस प्राइस है, और उसके बाद तूने 100 में बेच दिया, तेरे 20 का प्रॉफिट हो गया। चल, हम ये मान लेते कि तेरा ये पीजीपीपी इनकम, ये तेरा पीजीपीपी इनकम है। पर दिक्कत कहाँ जा रही थी? दिक्कत यहाँ जा रही थी, ये जो 30 रुपए तेरा ये प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे बैठे बैठे वो प्रॉफिट हो रहा है, इसका क्या? इसके तो तूने कोई भी टैक्स पे नहीं किया। तो ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि इस दिन का जो फेयर मार्केट वैल्यू, उसने परचेज प्राइस पकड़ लिया और 100 रुपए उसने सोल्ड कर दिया, और 20 पे उसके टैक्स पे कर दिया है, तो ये पीजीपीपी इनकम आ गया, पीजीपीपी इनकम आ गया। तो इसके ऊपर ये 30 रुपए का टैक्स पे करने की उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। उसके बाद में ये लॉ अमेंड कर दिया गया, कि अगर कोई भी असेट जो स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट होता है, कोई भी असेट अगर स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट होता है, तो उस दिन तक उसको हम कैपिटल गेन मान लेंगे, उस दिन तक उसको हम कैपिटल गेन मानना पड़ेगा, उस दिन तक उस असेट को कैपिटल गेन मानना पड़ेगा। समझा यहां तक? तो देखो, फ्लैट 2015 में लिया था, 2015 से लेकर 2022-23 में मैंने इसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर ये मैं स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया, तो यहां तक का जो मेरा गेन आया है, इसको हम कैपिटल गेन मान लेंगे। यहां तक का गेन अपना कैपिटल गेन मान लेंगे। यहाँ पे अपने को जो फेयर मार्केट वैल्यू आ जाएंगे, वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएंगे। ये पॉइंट अपन फिर से पढ़ने वाले हैं, पर यहाँ पे एग्जांपल समझ लो। एग्जांपल समझने के बाद आपको वहां पे फिर से मैं कनेक्ट करके दूंगा, फिर से मैं एग्जांपल बताने वाला हूँ। सेम एग्जांपल अपन लेंगे फिर से, जब अपन कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते, उसमें जब कैपिटल गेन निकालते, तब मैं आपको ये पॉइंट फिर से पढ़ाऊंगा। तो देखो, यहाँ पे कैपिटल गेन भी अराइज हो रहा है और पीजीपीपी इनकम भी अराइज हो रहा है। पर अपने को यहाँ पे अपन चैप्टर तो है कैपिटल गेन, तो अपन कैपिटल गेन कहाँ से निकालेंगे? कैपिटल गेन अपन जिस दिन स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हुआ, वहां तक अपन कैपिटल गेन लेंगे, और जिस दिन फ्लैट एक्वायर किया था, एक्विजिशन जिस दिन हुआ था ये फ्लैट का, उस दिन से लेके जिस दिन कन्वर्ट हो गया, ये दिन तक अपन इसको पीरियड ऑफ होल्डिंग मानेंगे। ये इतने पीरियड के लिए उसको हम पीरियड ऑफ होल्डिंग मानेंगे, इतने पीरियड का अपन इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग मानेंगे। और उसके बाद में ये इसको बेच दिया। तो ये पीरियड ऑफ होल्डिंग के लिए समझाया था। जब अपन कैलकुलेशन करेंगे, कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करेंगे, तब मैं ये पॉइंट फिर से आपको बता दूंगा, तब आपको फिर से अच्छे से समझ में आएंगे कि क्या क्या कैलकुलेशन होता है, कैसे कैसे कैलकुलेशन होता है। पर अपन पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से लेंगे? जिस दिन एक्विजिशन किया था स्टॉक, जो कैपिटल असेट जिस दिन आपने एक्वायर किया था, उस दिन से लेके जिस दिन ये कन्वर्ट हो गया स्टॉक इन ट्रेड में, जिस दिन ये कन्वर्ट हो गया स्टॉक इन ट्रेड में, उस दिन तक हम इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग कैलकुलेट करेंगे, उस दिन तक हम इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग कंसिडर करेंगे। उसके बाद हम आए थे बोनस शेयर्स और राइट शेयर। अब बोनस शेयर्स और राइट शेयर जिस दिन अलॉट हुए, अब बोनस शेयर और राइट शेयर, इस बोनस शेयर में तो कुछ पैसे देने की जरूरत भी नहीं पड़ती, पर अपने को मिले हैं वो शेयर, अपन जब बेचते होंगे तो ये इसका कुछ तो अमाउंट अपने को मिलेगा। तो बोनस शेयर और राइट शेयर जो होता है, बोनस शेयर्स और राइट शेयर जिस दिन अपने को अलॉट हुए, अलॉट का देखने का है अपने को। अगर कंपनी ने पहले ही बता के रखा होगा कि हम इस दिन अलॉट करके रखेंगे, अगर पिछले साल में उन्होंने बता के रख दिया होगा कि हम बोनस डिक्लेयर करेंगे, राइट इश्यू डिक्लेयर करेंगे, और उन्होंने डिक्लेयर करके रखा होगा, पर अलॉट अपने को अगले साल हुआ, तो अगले साल जिस दिन अलॉट हुआ, उस दिन से अपन उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग चालू कर देंगे। जिस दिन अलॉट हुआ उस दिन से अपन उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग चालू कर देंगे, और जिस दिन हमने वो राइट
शेयर्स और बोनस शेयर जिस दिन ट्रांसफर कर दिए, राइट और बोनस शेयर जिस दिन ट्रांसफर कर दिए, उस दिन तक हम उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग कंसिडर करेंगे। उस दिन तक हम उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग कंसिडर करेंगे। उसके बाद अमलगेशन डीमर्जन फॉर शेयर्स रिसीव्ड। तो देखो जिस दिन शेयर्स मिले आपने को, ये शेयर्स आते, जो शेयर्स मिले आपने को उस दिन से, ये भी नॉर्मल केस हो गया अगर सिंपली देखा जाए कि एक्विजिशन और डीमर्जर में जिस दिन अपने को शेयर्स मिले, बोनस शेयर और राइट शेयर में जिस दिन अपने को अलर्ट हुए उस दिन से अपन कंसिडर कर देते। तो एक्विजिशन और डीमर्जर में भी जिस दिन अपने को शेयर्स मिले, जिस दिन अपने को शेयर्स मिले, जिस दिन हमने वो शेयर्स एक्वायर किए, उस दिन से लेके जिस दिन वो ट्रांसफर हो गया और सेल कर दिया वो शेयर्स रिसीव, उस दिन तक हम उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग कंसिडर करेंगे। उसके बाद में एक्विजिशन अंडर कंपलसरी एक्विजिशन। तो मैंने एक पॉइंट पढ़ा था हमने ट्रांसफर की डेफिनेशन में कि ट्रांसफर अगर देखो कंपलसरी एक्विजिशन देयर ऑफ अंडर एनी लॉ, कंपलसरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ, इसको भी हम ट्रांसफर मानते, इसको भी हम ट्रांसफर मानते, पर इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से अपने को देखना पड़ेगा। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग हम चालू कर देंगे हम जिस दिन एक्वायर किया उस दिन से, पर जिस दिन अपने को कंपनसेशन रिसीव्ड हुआ है, जिस दिन हमको डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ कंपनसेशन, जिस दिन अपने को कंपनसेशन रिसीप्ट हुआ, जिस दिन अपने को कंपनसेशन रिसीप्ट हुआ, जिस दिन अपने को कंपनसेशन रिसीप्ट हुआ, रिसीप्ट ऑफ कंपनसेशन अपने को देखना पड़ेगा। इस केस में जहां पे कंपलसरी एक्विजिशन अंडर लॉ हुआ है, कंपलसरी एक्विजिशन अंडर लॉ हुआ है, उस दिन अपने को रिसिप्ट, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंपनसेशन देखना पड़ेगा और उस दिन तक अपन उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग कंसिडर करेंगे। जिस दिन आपने परचेस किया वो असेट कंपलसरी एक्वायर हो गया और उसके बाद में उसका रिसिप्ट मिला है, कंपनसेशन का रिसिप्ट अपने को बाद में मिला है। कंपनसेशन अगर समझो यहाँ पे अपन ने एक्वायर करके रखा था और यहाँ ये ईयर में उसका कंपलसरी एक्विजिशन हो गया, कंपलसरी एक्विजिशन हो गया, पर अपने को 2-3 साल बाद इसको रिसिप्ट जो है अपना इसका कंपनसेशन अपने को 2-3 साल बाद मिला, तो अपने को ये दिन का अपने को पीरियड ऑफ होल्डिंग कंसिडर करना पड़ेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक अपने को पीरियड ऑफ होल्डिंग कंसिडर करना पड़ेगा। समझा है कंपलसरी एक्विजिशन के केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग कैसे कैलकुलेट कर देगा। उसके बाद शेयर्स इन कंपनी लिक्विडेशन में जो कंपनी है, तो जिस दिन एक्वायर किया और जिस दिन लिक्विडेट हो गई कंपनी या फिर जिस दिन शेयर ट्रांसफर किया होगा उस दिन तक अपन पीरियड ऑफ होल्डिंग कंसिडर करेंगे। समझा। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग अपन क्यों देख रहे थे ये कि कुछ कुछ केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग अलग भी आ सकता है। अपने को 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ हमने को कैलकुलेट करने पड़ेंगे, पर कहाँ से कैलकुलेट करेंगे। सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए, जिस दिन अपन ने असेट एक्वायर किया, जिस दिन अपन ने असेट एक्वायर किया तब से लेके जिस दिन अपन ने वो शेयर, जिस दिन वो असेट कैपिटल असेट बेच दिया उस दिन तक अपन जनरली पीरियड ऑफ होल्डिंग कैलकुलेट कर देंगे। पर कुछ जनरल सर्कमस्टांसेस में, स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में अपन ये पीरियड ऑफ होल्डिंग अलग अलग डेट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस, सक्सेशन और विल। इस केस में अपने को डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग, स्टार्ट ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग अपने को कहां से देखना पड़ेगा। प्रीवियस ओनर जो था, प्रीवियस ओनर था और जिस दिन अपन ने, प्रीवियस ओनर मेरे पापा थे और मैंने असेट वो बेच दिया, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग अपने को प्रीवियस ओनर ने, पापा ने जब एक्वायर किया था उस दिन से अपने को पीरियड ऑफ होल्डिंग चालू करना पड़ेगा और तब तक अपने को देखना पड़ेगा जब मैंने ये वो असेट बेच दिया, वो असेट मैंने ट्रांसफर कर दिया, वो असेट मैंने बेच दिया, उस दिन तक अपने को पीरियड ऑफ होल्डिंग कंसिडर करना पड़ेगा। उसके बाद में एक्विजिशन ये हो गया। कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। तो जिस दिन अपन ने कैपिटल असेट एक्विजिशन कर लिया, कैपिटल असेट का एक्विजिशन कर लिया और जिस दिन ये असेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो गया उस दिन तक अपने को पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक करना पड़ेगा। उसके बाद में बोनस शेयर, राइट शेयर्स, जिस दिन आपने एक्विजिशन अलर्ट हुए, जिस दिन आपने को अलर्ट हुए, बोनस शेयर्स और राइट शेयर जिस दिन आपने को अलर्ट हुए और जब तक अपन ने, जिस दिन आपने को वो शेयर जो है वो बेच दिए उस दिन तक अपने को पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक करना पड़ेगा। उसके बाद अमलगमेशन डीमर्जर, इसमें भी अपने को जिस दिन एक्विजिशन हुआ है वो शेयर्स का, जिस दिन अपन ने बेच दिए वो शेयर, उस पीरियड को अपने को पीरियड ऑफ होल्डिंग कंसिडर करना पड़ेगा। उसके बाद में शेयर्स ऑफ लिक्विडेशन, जिस दिन अपन ने एक्विजिशन किया या फिर शेयर्स बेच दिए होंगे या फिर लिक्विडेट हो गई होगी कंपनी, तो उस दिन तक अपने को पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक करना पड़ेगा। समझा यहाँ तक। अब एक नोट है यहाँ पे, यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड और जो देखो यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1/4/2023, यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1/4/2023 या फिर मार्केट लिंक डिवेंचर्स
इनके ऊपर कभी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं आएगा, इनके ऊपर कभी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं आएगा, इनके ऊपर कभी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं आएगा, इनके ऊपर हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आएगा। इनको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मानेंगे। स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड और मार्केट लिंक डिवेंचर। अब स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड और मार्केट लिंक डिवेंचर्स, अब देखो मार्केट लिंक डिवेंचर्स, स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड तो मैं आपको नीचे बता दूंगा कौन से होते हैं। अब मार्केट लिंक डिवेंचर्स में क्या होता है, मार्केट लिंक डिवेंचर्स जो डिवेंचर्स होते हैं, इसका जो इंटरेस्ट मिलता है अपने को, इसका जो इंटरेस्ट मिलता है अपने को, ये मार्केट में कोई इंडेक्स या कोई सेंसेक्स या कोई निफ्टी के रेट पे डिसाइड होता है। जो इंटरेस्ट होता है वो मार्केट के कोई ग्रोथ पे डिपेंड होता है, जिसको हम मार्केट लिंक डिवेंचर बोलते हैं, मार्केट लिंक डिवेंचर बोलते हैं। तो देखो स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1/4/2023 और मार्केट लिंक डिवेंचर, इनको हम हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मानेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मानेंगे। तो इनका पीरियड होल्डिंग अपने को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इसको शॉर्ट टर्म ही मानेंगे। इसका 12 मंथ रहो, 24 मंथ रहो, 36 मंथ रहो, इसका कितना भी होल्डिंग रहो, इसका कितना भी होल्डिंग रहो, इनको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मान लेंगे, इनको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मान लेंगे और इनको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मान लेंगे। हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आएंगे यहाँ पे। समझा है तक? उसके बाद क्या तक समझा? ये हो गया अपना जनरल कि क्या क्या पढ़ा हमने। एक तो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन पढ़ी, एक तो ट्रांसफर पढ़ा, उसके बाद में पीरियड ऑफ होल्डिंग पढ़ा। क्यों पढ़ा हमने पीरियड ऑफ होल्डिंग? कि अपने को समझना चाहिए वो कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। अब लॉन्ग टर्म का कैलकुलेशन अलग चलेंगे अपना थोड़ा, और शॉर्ट टर्म का कैलकुलेशन अलग चलेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालना पड़ेगा अपने को। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अलग चलेंगे थोड़ा, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अलग चलेगा। अब स्टार्ट तो आएगा अपना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, सेल कंसिडरेशन। कोई भी एसेट अपन ने परचेस किया होगा कोई साल पहले और अपन ने आज बेच दिया होगा, तो अपन क्या करते थे, सेल प्राइस माइनस परचेस प्राइस, सेल प्राइस माइनस परचेस प्राइस, और जो भी आएगा अपना वो प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे, जो भी आ जाएगा अपना प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे। तो अपने को ये प्रॉफिट जो निकालना है वो कैपिटल गेन के पर्पस के हिसाब से निकालना है, कैपिटल गेन के पर्पस के हिसाब से निकालना है। तो यहाँ पे भी अपने को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और सेल कंसिडरेशन अपने को लेना पड़ेगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और सेल कंसिडरेशन लेना होगा। जिस दिन अपन ने एसेट बेची, जिस दिन अपन ने एसेट बेची, जिस दिन अपन ने वो एसेट बेचा है, उस दिन अपने को कितना पैसा रिसीव हुआ है, उस दिन अपने को कितना पैसा रिसीव हुआ है, उसको हम बोलेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अलग अलग केस में अलग अलग हो सकता है। वो पॉइंट अपन अब ये पूरा जो है फॉर्मेट, ये अपन एक एक टर्म तोड़ेंगे, इसमें से एक एक टर्म अपन समझेंगे आज जितना हो सका आज। तो देखो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब अपने को जितना पैसा मिला है वो एसेट बेच के, उसको हम बोलेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन कनेक्शन ऑफ सच ट्रांसफर, एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन कनेक्शन ऑफ सच ट्रांसफर मतलब क्या, ब्रोकरेज होता है, कुछ कमीशन होता है। अगर कोई फ्लैट बेचा मैंने, अगर कोई फ्लैट बेचा मैंने, तो ब्रोकर आएगा बीच में, उस ब्रोकर को मेरे को पैसा खिलाना पड़ेगा तब भी वो मेरा फ्लैट बेचेंगे। आगे कोई बंगलो रहा मेरे को, वो ब्रोकर को मेरे को कुछ कमीशन देना पड़ेगा, कुछ ब्रोकरेज देना पड़ेगा, तभी वो मेरा फ्लैट बेचेगा आगे, तभी मेरा बंगलो बेचेगा आगे। तो ये ब्रोकरेज और ये कमीशन जो होता है वो एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन टू द सच ट्रांसफर होता है। तो ये ट्रांसफर के वजह से जो भी अपने को एक्सपेंडिचर लगे तो अपन लेस कर देंगे। ये अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट याद आ रहा होगा, ट्रेडिंग अकाउंट, तो अपन क्या करते थे, सेल इधर परचेस होता है अपना, इधर अपन सेल्स का वैल्यू लिख देते, डेबिट साइड में अपना पूरा परचेस होता है। उसके बाद में डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस भी अपन ट्रेडिंग अकाउंट में लेते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये एक्सपेंडिचर इनकर इन कनेक्शन ऑफ सच ट्रांसफर, इसको भी हम जनरली देखा जाए तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और उसके बाद अपन ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, उसके बाद अपन ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। तो देखो सेल्स हो गया, सेल्स में से अपन ने परचेस का अमाउंट तो माइनस करना पड़ेगा अपन को, तो ठीक है, परचेस का अमाउंट अपन बाद में माइनस करते हैं। तो सेल्स में से पहले अपन डायरेक्ट एक्सपेंस जो होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, यहाँ पे देखो एक्सपेंसेस माइनस कर दिए। अब अपना आ गया सेल्स माइनस एक्सपेंसेस हो गया, तो अपने को नेट कैश में इतना मिला है, नेट सेल्स कंसिडरेशन अपने को इतना मिला, नेट सेल्स कंसिडरेशन अपने को इतना मिला। सेल्स माइनस सेल्स के रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस वो अपन माइनस कर दिए, तो नेट सेल कंसिडरेशन अपने को इतना मिला है, नेट सेल्स कंसिडरेशन अपने को इतना मिला है। अब अपना परचेस प्राइस माइनस करना पड़ेगा अपने को, तभी अपना कैपिटल गेन आएगा। परचेस प्राइस अपने को माइनस करना पड़ेगा तभी अपना कैपिटल गेन आएगा। तो नेट सेल्स कंसिडरेशन तक आ गया। उसके बाद में अपने को दो वैल्यू माइनस कर देनी पड़ेगी, एक तो आएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और एक आएगा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। एक तो आएगा अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक आएगा अपना कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो समझ गया कि जिस दिन अपन ने परचेस किया था उस दिन का अपने को वैल्यू लेना पड़ेगा,
तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो अपने को समझ गया। अब कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होता है, अगर मेरे पास कोई भी लैंड पड़ी और मैंने उसके ऊपर बिल्डिंग बना दी तो ये कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हो गई। ये बिल्डिंग पहले से बनी हुई थी और उसके ऊपर एक फ्लोर मैंने ऐड कर दिया, एक फ्लोर मैंने बढ़ा दिया, उसका इंटीरियर मस्त कर दिया, उसका चकाचक कर दिया, पूरा पीओपी लगा दिया, एकदम हाई इटालियन टाइल्स लगा लेते हैं, मार्बल लगा लिए, इसको हम कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बोलते हैं। इसको हम कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बोलते हैं। तो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जब भी मैं कोई भी असेट बेचूंगा तो इंप्रूवमेंट का जो भी कॉस्ट है वो भी लूंगा ना भाई। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो लूंगा। कोई मैंने बिल्डिंग परचेस करके, कोई बंगलो परचेस करके रखा है, बहुत पुराना बंगलो है, तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो मैं लूंगा। उसमें मैंने अगर उसकी दीवारें गिर रही है भाई तो मैं उसको फिर से रिपेयर कर दूंगा, तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हो जाएगा। उसकी वैल्यू बढ़ गई है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की वजह से उसकी वैल्यू बढ़ गई है, तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी मैं वहां से माइनस कर दूंगा। तो नेट से देखो सेल कंसिडरेशन आएगा, सेल कंसिडरेशन माइनस सेल्स के रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर वो अपन ने माइनस कर दिए, सेल्स के रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर है अपन ने माइनस कर दिया। उसके बाद में जो अपन परचेस किया था उसका भी कॉस्ट माइनस कर देंगे और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस कर देंगे। अब जो भी बचा है अपना, जो भी बचा है वो आ जाएगा अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जो भी बचा है अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ से अपन माइनस कर देंगे कुछ एग्जाम्पशंस जो अपन 54 की सीरीज में पढ़ेंगे। अब बस इतना याद रख लो कि 54 जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है वहाँ पे एक तो 54B, 54D, 54G, 54G, 54B, 54D, 54G, 54G है, BDGG है, BDGG है, BDGG है, BDGG है। बस ये चार ही जो एग्जाम्पशंस है, ये चार ही जो एग्जाम्पशंस है ये अपने को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में मिलेंगे, ये अपने को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में मिलेंगे। उसके बाद के जो सारे एग्जाम्पशंस है 54 की सीरीज में पढ़ेंगे, वो लॉन्ग टर्म से भी मिलेंगे, शॉर्ट टर्म से भी मिलेंगे, पर जो पर्टिकुलर है शॉर्ट टर्म से वो अपने को चार देखने पड़ेंगे कि ये शॉर्ट टर्म में ही आएंगे, ये शॉर्ट टर्म में ही आएंगे, ये शॉर्ट टर्म में ही आएंगे। ये चार जो नाम बोले, ये चार जो सेक्शन बोले मैं, ये अपने को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में ही अपने को चेक करना पड़ेगा। तो देखो अपन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकाल लेते हैं, तो अपने को सेल वैल्यू लेना पड़ेगा। सेल वैल्यू में से अपने को सेल्स के रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर है माइनस कर देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखो, जो भी एसटीटी पेड है, जो भी एसटीटी पेड है उसको हम एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन टू ट्रांसफर नहीं मानते, एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन टू सच ट्रांसफर नहीं मानते। एसटीटी मतलब क्या होता है, एसटीटी मतलब होता है जो शेयर्स परचेस वगैरह करते हैं अपन, तो उसके ऊपर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, उसके ऊपर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, तो उसको हम एक्सपेंडिचर नहीं मानेंगे। ये अपना एक्सपेंडिचर नहीं, ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, ये अपना सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, तो इसके लिए उसको हम एक्सपेंडिचर में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अपना सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है एसटीटी पेड इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन, एसटीटी पेड इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन, एसटीटी पेड इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। तो एसटीटी यहाँ पे माइनस मत कर देना, एसटीटी यहाँ से माइनस मत कर देना। अपने को बस ब्रोकरेज का अमाउंट होता है जनरली, तो वो यहाँ से माइनस कर देना पड़ेगा। उसके बाद में अपन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस कर देंगे, अपना आ जाएगा कैपिटल गेन, अपना आ जाएगा कैपिटल गेन। ये हो गया अपना शॉर्ट टर्म का कैलकुलेशन। अब लॉन्ग टर्म के कैलकुलेशन में क्या डिफरेंस आएगा भाई? अब देखो लॉन्ग टर्म के कैलकुलेशन में भी सेम आएगा कि अपने को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन टू सेल्स माइनस कर देना पड़ेगा, उसके बाद अपना नेट सेल कंसिडरेशन आएगा। नेट सेल कंसिडरेशन आने के बाद अपने को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस कर देना पड़ेगा और अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। अब ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो यहाँ पे अपना ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो है वो यहाँ पे अपना चेंज हो जाएगा और अपने को लेना पड़ेगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अपने को लेना पड़ेगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अब ये क्यों लेते हैं ये एक बार थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अब देखो कोई प्रॉपर्टी मैंने 2005 में लेके रखी थी, समझो ये 100 रुपये में लेके रखी होंगी, और ये 2023 में मैंने बेच दी। ये प्रॉपर्टी 2023 में मैंने बेच दी, समझो ये 300 में बेच दी, ये प्रॉपर्टी मैंने 300 में बेची। अब यहाँ से मैं ये जो है अपना 300 रुपये ये अपना मार्केट वैल्यू हो जाएगा। देखा जाए तो ये मार्केट वैल्यू के हिसाब से मैं बेचूंगा, ऑब्वियस है, ये मार्केट वैल्यू के हिसाब से बेचूंगा, ऑब्वियस बात है। अब इसमें से मैं अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर दूंगा,
अब ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये यहाँ पे सेल एक जो भी एक्सपेंडिचर है रिलेटेड टू सेल आ जाएगा, नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा, और उसके बाद में मैं अपना परचेस प्राइस यहाँ से माइनस कर दूंगा। अब ये तो अपना जनरल होगा, पर ये जो परचेस प्राइस है, ये जो परचेस प्राइस है ये 2005 का है। 2005 में मैंने परचेस करके रखा था। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैं मार्केट वैल्यू ले रहा हूँ, और मार्केट वैल्यू में से जो कॉस्ट है 10-15 साल की मेरे पहले की कॉस्ट है वो यहाँ से माइनस कर दे रहा हूं मैं। तो अपने को ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पे अपने साथ इनजस्टिस हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है अपने, क्योंकि यहाँ पे अपन मार्केट वैल्यू ले रहे हैं, मार्केट वैल्यू ले रहे हैं। तो यहाँ पे भी अपन अगर ये प्रॉपर्टी आज परचेस की होती तो इसका मार्केट वैल्यू ले लेते ना, या फिर अपन ऐसे कर लेते कि ये जो प्रॉपर्टी है ये अगर बढ़ के, मतलब जो पिछले 2005 का 1 रुपया वो 2025 का 1 रुपया तो नहीं रहेगा, उसकी वैल्यू कम होते जाएंगी 1 रुपये की वैल्यू। कुछ पेन आते थे वो छोटे छोटे, ये 2 रुपए के पेन आते थे, ये 2 रुपए में आते थे, तब 1-1 रुपए में पेन आते थे। ये अगर आपको याद आ रहा होगा आपने बचपन में ये पेन परचेस किए होंगे, तो ये 2-2 रुपए में 1-1 रुपए में पेन आते थे। अब इसकी वैल्यू बढ़ गई, ये 3-4 रुपए का पेन हो गया, तो तब का 2 रुपया अब का 2 रुपया नहीं रहा। तब में 1 रुपए में 1 इक्लेयर आता था, अब 2-3 रुपए में 1 इक्लेयर आता है। तो ये जो वैल्यू है अपने को चेंज करना पड़ेगा। ये 2005 की वैल्यू ये अपने को चेंज करना पड़ेगा, और 2005 की ये वैल्यू इस समय पे इस साल का इंडेक्सेशन लगा के, मतलब रुपया का वैल्यू कितना बढ़ा है, रुपया का वैल्यू कितना बढ़ा है अब तक, तो ये वैल्यू कितना बढ़ा है वो अपन इंडेक्सेशन से निकालते और मार्केट वैल्यू में से अपन इंडेक्स कॉस्ट माइनस करते हैं, और उसके बाद में अपना कैपिटल गेन आ जाता है। तो यहाँ पे भी सेम करते हैं आप, देखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लगाते हैं और उसके ऊपर CII मतलब कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। 1 रुपया तब का 1 रुपया आज का 1 रुपया नहीं रहेगा, तो आज का 1 रुपया के लिए अपन कैलकुलेशन करेंगे कि आज का 1 रुपया कितना हो सकता है। तो ये अपन कैलकुलेशन करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में, और अपन यहाँ से वो माइनस कर देंगे और अपना आ जाएगा कैपिटल गेन। उसके बाद में अपन 54 के एग्जाम्पशंस क्लेम कर लेंगे और अपना आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में एक ही डिफरेंस है, देखो पूरा कैलकुलेशन सेम है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सेल कंसिडरेशन लेना है, उसके में से अपने को जो भी एक्सपेंडिचर सेल्स के रिलेटेड है वो अपने को माइनस कर देने पड़ेंगे, अपना नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएंगे। नेट सेल कंसिडरेशन आने के बाद अपने को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस कर देना पड़ेगा, ये शॉर्ट टर्म में। पर अगर लॉन्ग टर्म रहा तो अपन असेट का पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक करेंगे। पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर लॉन्ग टर्म असेट रहा तो अपन लॉन्ग टर्म के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, और उसमें इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस कर देंगे, और अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल में अपन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस कर देंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अपन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट यहां से लेस करेंगे। समझा यहां तक? तो देखो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अपन कैसे निकालते हैं ये पढ़ेंगे डिटेल में। तो देखो अब ये फॉर्मेट हो गया अपना कैपिटल गेन का। अब इसमें से अपन एक एक चीज यहाँ से तोड़नी चालू कर देंगे, एक एक चीज यहाँ से अपन आप तोड़ना चालू कर देंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ा था हमने? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ा था हमने? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो देखो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, तो जो भी पैसा अपने को रिसीव हुए, जब भी हमने वो कैपिटल असेट ट्रांसफर कर दिया, जितना भी पैसा अपने को रिसीव हुआ, जितना भी पैसा अपने को रिसीव हुआ वो अपन कॉस्ट ऑफ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लेंगे। तो जितना भी अपने को कैश मिला है, कंसिडरेशन अगर असर्टेनेबल होगा, जितना भी अपने को कैश मिला है, जनरली असर्टेनेबल कब होगा? जब अपने को कैश मिला है और जिसकी वैल्यू अपन डिटरमाइन कर सकते हैं, तो उसको हम कैश कंसिडरेशन मान लेंगे। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अगर कैश में मिला होगा तो अपन वही अमाउंट ले लेंगे। अगर ये पेन मैंने गोल्ड प्लेटेड पेन, ये मेरा कैपिटल असेट है और मैंने आज अगर ये 2 लाख का बेच दिया, तो ये 2 लाख मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा। 2 लाख मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा। पर अगर इसका वैल्यू अगर डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है, तो इसका वैल्यू मैं क्या लूंगा? तो ये फेयर मार्केट वैल्यू निकालेंगे। ये पेन का अगर फेयर मार्केट वैल्यू निकालेंगे, और जिस दिन ये ट्रांसफर हो गया उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे, और उसको हम कॉस्ट ऑफ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लेंगे। तो उसमें देखो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और सेल कंसिडरेशन अगर कैश में मिला होगा, अपने को कैश में मिल रहा होगा, अगर ये 2 लाख रुपए मेरे को कैश में मिल गई, ये पेन बेच के, ये गोल्ड का पेन बेच के मेरे को 2 लाख रुपए अगर कैश में मिले, तो उसको हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लेंगे।
पर अगर ये पेन का वैल्यू अगर डिटरमाइन नहीं हो रहा था मेरे से, तो मैं इसका फेयर मार्केट वैल्यू निकालूंगा, फेयर मार्केट वैल्यू निकालूंगा और फेयर मार्केट वैल्यू को अपन डीम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लेंगे और सेल कंसिडरेशन मान लेंगे। समझा? उसके बाद हम बात करते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और सेल कंसिडरेशन इन केस ऑफ लैंड और बिल्डिंग। इन केस ऑफ लैंड और बिल्डिंग फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और फेयर वैल्यू सेल कंसिडरेशन कैसे निकालते हैं। अब देखो, लैंड एंड बिल्डिंग का जो कंसिडरेशन निकालता है उससे पहले ना एक प्रोसेस समझ लेते हैं कि लैंड और बिल्डिंग रहा तो उसको परचेस करने का प्रोसीजर क्या होता है, परचेस और सेल का। और सेल करते वक्त कैपिटल गेन आएगा तो सेल करते वक्त उसका प्रोसीजर क्या होता है एक बार समझ लेते हैं। तो देखो, बॉबी ने एक बिल्डिंग सेल कर दी बेबी को, बॉबी ने एक बिल्डिंग सेल कर दी बेबी को। तो देखो बीच में तो अब ये बिल्डिंग की वैल्यूएशन, ये बिल्डिंग की वैल्यूएशन गवर्नमेंट के वैल्यूएशन के हिसाब से कम वैल्यू रहती जनरली। जो भी बिल्डिंग प्लॉट फ्लैट जो भी रहते उसकी गवर्नमेंट की वैल्यूएशन थोड़ी कम रहती है और जो मार्केट वैल्यू रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है। मार्केट वैल्यू वो एरिया पे डिपेंड करता है, कितना ग्रोथ है वो मार्केट में, उस हिसाब से वो बिल्डिंग का, वो प्लॉट का, वो फ्लैट का, वो जगह का वैल्यू डिसाइड होता है, मार्केट वैल्यू। पर जो गवर्नमेंट की वैल्यू है ना वो कम होती, थोड़ी कम होती, तो उसके ऊपर अपने को स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ता है, स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है। तो देखो, बॉबी ने बेबी को बिल्डिंग भेजा, बॉबी ने बेबी को बिल्डिंग भेजा, तो ये देखो बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग की वैल्यू है ना। अब डील हुई बॉबी और बेबी का, डील हुई कि ये बिल्डिंग है, ये अपन 120 लाख एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, 120 लाख में बेच देंगे। ये बॉबी बेबी को बिल्डिंग बेच देगा 120 लाख में। अब जो वैल्यूएशन होती है वो वैल्यूएशन होती है जिसमें गवर्नमेंट की वैल्यूएशन होती है वो ये वैल्यू से कम होती, तो समझ लेते कि वैल्यूएशन है 80 लाख, वैल्यूएशन है 80 लाख। और जो ऊपर का होता है, जो ऊपर का जो 40 लाख जो होता है वो कैश में होता है, 40 लाख जो होता है वो कैश में होता है। एक्चुअली देखा जाए तो ये पूरा प्रोसेस इसमें ही चाहिए, 80 लाख में ही बिल्डिंग बेचना चाहिए अगर देखा जाए, क्योंकि इसका गवर्नमेंट वैल्यूएशन 80 लाख है, पर मार्केट वैल्यू अलग चलता है। तो 120 लाख में ये बिकने वाली बिल्डिंग, और जो ऊपर के 40 लाख है वो कैश में आता है, ऐसा ट्रांजेक्शन होता है जनरली हर एक प्रॉपर्टी जब सेल परचेस करते हैं। तो देखो 120 लाख का प्रॉपर्टी डील हुआ है, 120 लाख का डील हुआ है और 80 लाख अपन इसमें देंगे, पूरा लीगली देंगे, और जो 40 लाख होता है वो कैश में देते, 40 लाख कैश में देते। अब ये देखो, अगर समझो ये बिल्डिंग अगर देखा जाए तो ये दिसंबर में उन्होंने सेल का निकाला, मतलब सोल्ड करने का फिक्स हो गया, दिसंबर में फिक्स हो गया कि 120 लाख में ये बिल्डिंग बेबी को बेचने वाला है बॉबी, 80 लाख उनका वैल्यूएशन रहेगा, मार्केट अपना जो पूरा मार्केट गवर्नमेंट का वैल्यूएशन रहेगा वो 80 लाख है, और जो ऊपर के 40 लाख है वो कैश में देने वाले, ऊपर के 40 लाख है वो कैश में देने वाले। अब समझो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो 80 लाख है वो तो ऑन रिकॉर्ड दिखेगा, पर ये 40 लाख जो है ना वो कैश में चला जाता है, तो वो ऑन रिकॉर्ड नहीं दिखता, तो ये 40 लाख कैश में होता है। तो देखो, अब ये 120 लाख में से 80 लाख तो अपने हो गए लीगल और 40 लाख हो गए, तो ऐसे देखा जाए तो कैश में है, वो इलीगल भी अपन बोल सकते हैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में कि अपन ये पूरा कैश में ले रहे हैं। अब देखो, ये 120 लाख जब फिक्स होंगे, दिसंबर में डील फिक्स हो गई। अब बॉबी क्या बोलेगा, हाँ चल ठीक है, अब ये 120 लाख में तेरे को बिल्डिंग दे रहा हूं मैं, 120 लाख में बिल्डिंग दे रहा हूं, तो उसकी कुछ अमाउंट अब भी दे दी बॉबी ने, तो ये डील फिक्स हो जाएंगी। कुछ अमाउंट ये 80 लाख में से, 120 लाख में से कुछ अमाउंट अब भी दे दी, तो ये डील फिक्स हो जाएंगी। अब समझो 80 लाख में से 8 लाख रुपए फिक्स हो गए कि दिसंबर में ये 1 लाख रुपए बेबी बॉबी को देगा, 8 लाख रुपए फिक्स हो गए कि 8 लाख रुपए देगा। अब ये 8 लाख रुपए के देने के बाद है ना, एग्रीमेंट बनता है, एग्रीमेंट टू सेल बनता है कि ये जो बिल्डिंग है ये बॉबी बेबी को बेचेगा, ये बिल्डिंग बॉबी बेबी को बेच देने वाला है, ये बिल्डिंग बॉबी बेबी को बेच देने वाला है, ये एग्रीमेंट बन जाता है, अब ये एग्रीमेंट कैसे बनता है, बेबी जो होता है वो पूरा प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, वो लॉयर के पास जाते हैं, लॉयर उसका पूरा वेरिफिकेशन करता है कि कोई गिरवी तो नहीं रखी हुई, कहीं प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं, प्लेज नहीं है प्रॉपर्टी, उसके ऊपर के टैक्स पूरे
पेड है या ये सब पूरा वेरिफिकेशन होता है वो प्रॉपर्टी का। और ये पूरा प्रॉपर्टी के वेरिफिकेशन होने के बाद अगर कुछ बचे होंगे, कुछ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स पेड करना रहेगा होगा, कुछ प्लेज होगा, कुछ मॉर्गेज होगा ये प्रॉपर्टी के ऊपर, कोई भी प्रकार का अगर लोन वगैरह लेके रखा होगा ये प्रॉपर्टी के ऊपर, तो बॉबी ये प्रॉपर्टी का पूरा ये जो है तो ये इसको पूरा क्लियर कर देगा, पूरा लीगली ये प्रॉपर्टी पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में इसके ऊपर बनता है एग्रीमेंट टू सेल, इसके बाद उसका बनता है एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल में क्या लिखा होता है कि बॉबी ये प्रॉपर्टी बेबी को बेचेगा और ये प्रॉपर्टी जो है वो 80 लाख में बेची जाएंगी। 80 लाख में बेच देने के बाद उसमें जो जो फैसिलिटी है कि क्या क्या है, कितना एरिया है, कितना प्लॉट है, कितने फ्लैट है, ये सारी डिटेल उसमें रहती है एग्रीमेंट में। अब देखो ये 40 लाख का तो कोई भी डील नहीं हुआ है, ये 40 लाख का तो कोई डील नहीं हुआ है। डील 120 लाख में से 1 लाख का हुआ है, ये जिसमें से ये कैश में जाएगा और ये अपना प्रॉपरली ये पूरा प्रॉपरली इसका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगा, जो कैश चेक में वगैरह पूरा प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड रहेगा। ये 80 लाख और 40 लाख अपना कैश में जाएगा। अगर ये बॉबी ने ये एग्रीमेंट टू सेल साइन कर दिया, अगर ये बॉबी ने एग्रीमेंट टू सेल साइन कर दिया तो बेबी क्या बोलेगा, मैंने ये 40 लाख तो दे दिए। बेबी क्या बोलेंगे, मैं 40 लाख तो दे दिए, अब बात अपनी 80 लाख की हुई तो 80 लाख लेके निपटा देगा वो मैटर। पर बॉबी क्या बोलता है, जब भी एक एग्रीमेंट टू सेल होता है, जब भी ये एग्रीमेंट टू सेल होता है, वो एग्रीमेंट पे साइन करने से पहले कैश का ट्रांजेक्शन हो जाता है। यह एग्रीमेंट साइन होने से पहले कैश का ट्रांजैक्शन हो जाता है। मतलब बेबी बॉबी को 48 लाख रुपीस देगा, बेबी बॉबी को 48 लाख रुपीस देगा और इसका एग्रीमेंट टू सेल बना देगा, इसका एग्रीमेंट टू सेल बना लेगा। एग्रीमेंट बन गया कि ये प्रॉपर्टी अब बॉबी बेबी को बेच देने वाला है, ये प्रॉपर्टी अब बॉबी बेबी को बेच देने वाला है। ये 2-3 मंथ में उसका पूरा ट्रांजैक्शन हो जाएगा। 3 मंथ में इसकी रजिस्ट्री हो जाएगी, पूरी की पूरी इसके डॉक्यूमेंट जो है बॉबी के नाम पे वो बेबी के नाम पे हो जाएंगे, पूरे के पूरे इसकी रजिस्ट्री हो जाएंगी और उसके बाद ये प्रॉपर्टी पूरी बेबी के नाम पे हो जाएंगी। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, ये पूरा प्रोसेस होता है, 2-3 मंथ का प्रोसेस होता है। पर 2-3 मंथ का प्रोसेस चालू करने से पहले इसका एग्रीमेंट टू सेल होता है, एग्रीमेंट टू सेल होता है। और एग्रीमेंट टू सेल पे साइन करने से पहले जो भी कैश के ट्रांजैक्शन है, जो भी कैश के ट्रांजैक्शन वो निपट जाते हैं। जो भी कैश के ट्रांजैक्शन है वो खत्म कर देने का और जो लीगली होने वाले 80 लाख का ट्रांजैक्शन है यहाँ पे, तो वो उसके बाद में चलता रहेगा, उसके बाद में वो 80 लाख का ट्रांजैक्शन चलता रहेगा। पर ये 40 लाख और जो भी टोकन अमाउंट है, टोकन अमाउंट जो बोलते हैं इसका 8 लाख अपने एग्जाम्पल लिया कि 10% टोकन अमाउंट ले लेते हैं और 10% के बाद इसके ऊपर जो पूरा ट्रांजैक्शन होने वाला है उसके ऊपर एग्रीमेंट टू सेल बन जाता है। ये 8 लाख के टोकन अमाउंट देने के बाद ये हो गया पूरा प्रोसेस। अब ये प्रॉपर्टी कितने में बेची, 120 लाख में। फिर प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन गवर्नमेंट के हिसाब से कितना है, 80 लाख। प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन गवर्नमेंट के हिसाब से 80 लाख। अब जब भी ये बेबी प्रॉपर्टी लेगा, बिल्डिंग ये खरीद करेगा बेबी, तो उसके ऊपर उसको स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है। स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है। और ये जो स्टैम्प ड्यूटी ये जो प्रॉपर्टी की वैल्यू, गवर्नमेंट वैल्यू उसके ऊपर देना पड़ता है। प्रॉपर्टी की गवर्नमेंट वैल्यू उसके ऊपर देना पड़ता है स्टैम्प ड्यूटी। तो देखो ये उसकी वैल्यू, ये अपना ट्रांजैक्शन हो गया, ये अपना डील इतने में फाइनल हो गया। उसमें से 40 लाख अपना कैश में जाने वाला है, 80 लाख का पूरा प्रॉपर एग्रीमेंट होगा, प्रॉपर सारे इसके पूरा डॉक्यूमेंटेशन रहेगा 80 लाख और 40 लाख उसका कैश में रहेगा। उसके बाद में बेबी ने 8 लाख रुपए इसको टोकन अमाउंट दे दिया बॉबी को और उसका एग्रीमेंट टू सेल बना दिया। उसी के साथ साथ एग्रीमेंट टू सेल साइन करने से पहले बॉबी ये 40 लाख रुपए कैश दे देगा। नहीं तो बेबी क्या कर देगा, मैंने 8 लाख रुपए दे दिए, मैंने 40 लाख भी दे दिए, क्योंकि ये 40 लाख का कहीं रिकॉर्ड नहीं है। एक बार उसने एग्रीमेंट टू सेल कर दिया बॉबी ने, खत्म, बात खत्म, वो वहां पे फंस गया, उसको वो प्रॉपर्टी बेबी को बेचने ही वाली है। तो बॉबी वो एग्रीमेंट पे साइन करने से पहले, एग्रीमेंट टू सेल साइन करने से पहले 40 लाख रुपए ले लेता है, उसके ऊपर का टोकन अमाउंट ले लेता है और उसके बाद में एग्रीमेंट टू सेल पे साइन करता है। उसके बाद एग्रीमेंट टू सेल पे साइन करता है। समझा, ये प्रोसेस होता है पूरा। और उसके बाद में 3 महीने तक, ये 2-3 महीने तक ये प्रोसेस चलता है पूरा। फिर उसके बाद में रजिस्ट्री होती है। रजिस्ट्री होने के बाद ये पूरे डॉक्यूमेंटेशन जो बॉबी के नाम का पूरा बिल्डिंग था, वो रजिस्ट्री के थ्रू बेबी का हो जाता है। वो रजिस्ट्री पे उसके ऊपर पूरा नाम डिटेल जो होता है वो बेबी का हो जाता है और उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी बेबी पे करता है। स्टैम्प ड्यूटी जो है वो बेबी पे कर देता है। ये पूरा प्रोसेस होता है। अब इसमें ये जो 120 लाख की डील हुई, 120 लाख की डील हुई, अब इसमें कमीशन भी जाता होगा, जो ब्रोकर होगा उसको कमीशन भी जाता होगा बीच में।
अब ये जो कमीशन गया तो ये बॉबी के लिए ये सेल एक्सपेंडिचर हो गया, एक्सपेंडिचर इन रिलेट्स टू ट्रांसफर हो गया, इन रिलेटेड टू इन कंसिडरेशन विद इन कनेक्शन विद द ट्रांसफर हो गया, सच ट्रांसफर हो गया, एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन ऑफ ट्रांसफर हो गया, सच ट्रांसफर हो गया, क्योंकि उसने बिल्डिंग बेची है, बॉबी ने बिल्डिंग बेची है तो उसके ऊपर उसने कमीशन दिया होगा, तो इसके वजह से उसको कमीशन माइनस कर देना पड़ेगा, तो 120 लाख उसका कंसिडरेशन आ गया, 120 लाख वो ऑन इसका आ जाएगा लीगली, पर ऑन पेपर कितना आ जाएगा 80, और जो ऊपर का है वो 40 लाख क्या आ जाएंगे उसका, ये आ जाएगा अपना कैश में आ जाएगा। समझ आया था कि ये पूरा प्रोसेस चलता है, ये पूरा प्रोसेस चलता है। ये जब आप प्रैक्टिकल करोगे मतलब घर वगैरह खरीदी करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा प्रोसेस कैसा होता है, रजिस्ट्री कैसी होती है, रजिस्ट्री कौन सी अमाउंट की होती है, कैश में कितना चलता है, तो देखो उसके हिसाब से चल रहा है। ये पूरा प्रोसेस हो गया, ये पूरा प्रोसेस हो गया, सिंपल लैंग्वेज में आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। अब आते हैं अपन लैंड एंड बिल्डिंग का सेल कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब बॉबी ने बिल्डिंग बेची, तो उसका देखो 120 लाख अपना डील हो गया, पर 80 लाख अपना लीगली जो ऑन पेपर है वो 80 लाख है, और 40 लाख जो है वो अपना कैश में रहेगा। तो अब देखो अब बात क्या हुई यहाँ पे, और जो अपना स्टैंप ड्यूटी है वो किस पे पे करना है अपने को, 80 लाख पे। जो गवर्नमेंट वैल्यूएशन 80 लाख के, उसके ऊपर अपने को स्टैंप ड्यूटी पे करना है, अब देखो कंडीशन क्या है, एक तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू वो एक्चुअल कंसिडरेशन से ज्यादा है, अब देखो यहाँ पे भी देखा जाए, अब स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ये कंसिडर कर लेते अपन, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 80 लाख अपन कंसिडर कर लेते। अब गवर्नमेंट क्या बोलेगा 80 लाख रुपए स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है और 120 लाख रुपए तेरा कंसिडरेशन है। अब आप ये सोचो, अपने को अगर स्टैंप ड्यूटी पे करनी रहे तो अपन जितना भी अमाउंट कम करने की कोशिश करेंगे, बहुत सारा अमाउंट कम करने की कोशिश करेंगे, और उसके ऊपर अपने को स्टैंप ड्यूटी करना है, तो 120 लाख के ऊपर स्टैंप ड्यूटी पे करना अपने को अच्छा लगेगा कि 80 लाख पे? तो ऑब्वियस बात है 80 लाख पे अपने को स्टैंप ड्यूटी पे करना अच्छा लगेगा, कम अमाउंट जाएगा आपका। वो 5-6% अलग अलग प्रॉपर्टी के हिसाब से रहता है, जो भी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होता है, स्टैंप ड्यूटी रहता है। तो समझो 80 लाख पे अपन ने 5% अगर स्टैंप ड्यूटी पे करना है तो 4 लाख रुपए स्टैंप ड्यूटी पे करना पड़ेगा अपने, 4 लाख रुपए स्टैंप ड्यूटी पे करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, एक तो तेरा देख स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से तेरा एक्चुअल कंसिडरेशन, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू तेरा ज्यादा है एक्चुअल कंसिडरेशन से, तो देख स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अगर 110% एक्चुअल कंसिडरेशन से ज्यादा रहा, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 110% से ज्यादा रहा एक्चुअल कंसिडरेशन से 110%, मतलब देखो अगर ये कंसिडरेशन है 100, स्टैंप ड्यूटी और ये अपना 110% आ गया 110, और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू आ गया 120 रुपए स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है, तो अपने को स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अपना एक्चुअल कंसिडरेशन लेना पड़ेगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना पड़ेगा। क्योंकि दिक्कत क्या आ रही थी, देखो अब जो भी प्रॉपर्टी परचेज करेंगे वो स्टैंप ड्यूटी कम पे करने की कोशिश करेंगे, अगर ये 100 में डील हुई है, तो देखो 120 है ना, 120 स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है ना, गवर्नमेंट का वैल्यूएशन 120 है, तो उसके ऊपर 10% इधर उधर चल सकता है, 10% इधर उधर चल सकता है, पर 10% से ज्यादा अगर आप कोशिश कर रहे हो कम करने की, मतलब 10% से, देखो यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी वैल्यू समझो, यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 120 है और ये आ गया 110 आ गया, अपना 110% आ गया। तो देखो अपन बहुत कम कोशिश कर रहे हैं, अपन टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी बचाने की कोशिश कर रही है। तो गवर्नमेंट क्या बोलेंगे, नहीं तू स्टैंप ड्यूटी नहीं बचा सकता है, यहाँ पे तू तेरे को स्टैंप ड्यूटी बचाना अलाउड नहीं, यहाँ पे तेरे को स्टैंप ड्यूटी वैल्यू तेरे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पकड़ना पड़ेगा, और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू पे ही तेरे को स्टैंप ड्यूटी पे करना पड़ेगा, समझा यहाँ पे। तो देखो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अगर 110% से कंसिडरेशन से ज्यादा है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 110% ऑफ कंसिडरेशन से ज्यादा है, तो अपने को स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अपने को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना पड़ेगा, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अपने को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना पड़ेगा। पर ये अगर 110% से कम है, तो क्या है, कंसिडरेशन ज्यादा है, कंसिडरेशन ज्यादा है तो तेरे को वैसे भी टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो स्टैंप ड्यूटी ज्यादा पे करना पड़ेगा, तू भर 110% से ज्यादा है तो भरते पूरा स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, स्टैंप ड्यूटी पे कर दे उसके ऊपर, तो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, उस केस में एक्चुअल सेल कंसिडरेशन अपने को लेना पड़ेगा। तो देखो जिसको समझ नहीं आया वो बस इतना याद रखो, देखो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू गवर्नमेंट का वैल्यूएशन होता है, अगर
110% ऑफ कंसिडरेशन से ज्यादा है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, 110% ऑफ कंसिडरेशन से ज्यादा है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तेरे को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तेरे को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना पड़ेगा। पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन से कम है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन से कम है, तो तेरा एक्चुअल कंसिडरेशन तेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा। और उसी के साथ साथ अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कम है एक्चुअल कंसिडरेशन से, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कम है एक्चुअल कंसिडरेशन से, तो तेरे को एक्चुअल सेल कंसिडरेशन पे अपने को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना पड़ेगा, एक्चुअल सेल कंसिडरेशन अपने को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना पड़ेगा। अगर ये प्रोसेस आपको समझी होंगी तो अच्छी बात है, अगर समझी नहीं होंगी तो बस इतना याद रखो कि 110% ऑफ कंसिडरेशन लेना अपने को, 110% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन देखना पड़ेगा आपको। 110% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, 110% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है तो अपने को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना पड़ेगा। पर अगर एक्चुअल कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है, एक्चुअल कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है, तो अपने को एक्चुअल कंसिडरेशन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना पड़ेगा, एक्चुअल सेल कंसिडरेशन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना पड़ेगा। अब बहुत सारी जगह में क्या क्या होता है, जो वैल्यू होती है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, वो मतलब जो सेल परचेस कर रहे हैं उनको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में थोड़ी गड़बड़ लगती है, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में अगर कहीं गड़बड़ आ गई तो जो असेसी होता है या फिर जो बायर सेलर होता है वो क्या बोलते हैं कि ये जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है ना हमको चेक कर लेनी है, ये उसका पूरा वैल्यूएशन चाहिए हमको, इसका प्रॉपर कैलकुलेशन होना है कि अपनी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी होनी, अपनी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है ना। तो इसके वजह से ये क्या करते हैं, फिर ये एओ को बोलते हैं, असेसिंग ऑफिसर को बोलते हैं कि अपनी ये जो वैल्यूएशन है, ये जो वैल्यूएशन है हमको चेक करके होना। तो ये वैल्यूएशन ऑफिसर वीओ, तो वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जाते हैं, ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो होती है वो चेक की जाती है, ये मार्केट वैल्यू के हिसाब से कितनी है, क्या है, ये गवर्नमेंट ने जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दे के रखी है वो सही है या नहीं, ये पूरा वैल्यूएशन ऑफिसर चेक करता है और उसके बेसिस पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू निकाला जाता है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू निकाला जाने के बाद अगर वैल्यू असर्टन बाय एओ, जो वैल्यूएशन ऑफिसर ने वैल्यू निकाली वो अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है, वो अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है तो अपने को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही अपने को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना पड़ेगा। ये जो 3 पॉइंट है, ये जो आप यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफिसर वाले, ये डिस्प्यूट वाले पॉइंट है। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन का कुछ डिस्प्यूट है, अगर कोई डाउट है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में, तो असेसी क्या करता है, असेसिंग ऑफिसर के पास जाता है और उसको बोलता है कि हमको ये केस जो है वैल्यूएशन ऑफिसर को देना है, क्योंकि हमको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ठीक से निकाल के चाहिए। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ठीक से निकालने के बाद ये वैल्यूएशन ऑफिसर उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू निकालता है। स्टैम्प वैल्यूएशन ने ऑफिसर ने उसका स्टैम्प ड्यूटी निकालने के बाद अगर ये एक्चुअल स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो गवर्नमेंट ने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू फिक्स करके रखी उससे ज्यादा रहा, तो अपने को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अपने को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट क्या बोलेंगे, हमारा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तेरे वैल्यू से कम। वैल्यूएशन ऑफिसर अब असेसी अगर रहा, असेसी ने ये अभी समझो ये बॉबी और बेबी का ही चक्कर चल रहा है, समझो चक्कर मतलब ये प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, और ये जो है 80 लाख इनकी जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, 80 लाख इनकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है। 80 लाख पे इनको डाउट है दोनों को कि ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू गलत भी हो सकती है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू गलत भी हो सकती है। तो ये क्या करते हैं, असेसिंग ऑफिसर के पास जाते हैं, एओ के पास जाते हैं, और असेसिंग ऑफिसर इसको फिर वीओ को, वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर देता है। ये केस वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर देता है। अब वैल्यूएशन ऑफिसर ने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू निकाली 150 लाख, वैल्यूएशन ऑफिसर ने इसकी वैल्यू निकाली 150 लाख। अब बॉबी और बेबी क्या बोलेंगे, भाई तू 150 लाख पे अपना स्टैम्प ड्यूटी पे करेंगे, तू पागल है, जो गवर्नमेंट ने वैल्यू देख ही रखा है ना ऑलरेडी, 80 लाख उस पर फाइनल कर देते अपना फुल कंसिडरेशन और निपटा देते हैं मैटर, क्योंकि 150 लाख पे स्टैम्प ड्यूटी अपन क्यों पे करेंगे भाई, अपन तो 80 लाख जो एक्चुअल गवर्नमेंट का वैल्यूएशन है उस पर स्टैम्प ड्यूटी देंगे। अगर ये 80 लाख से कम आता था स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन ऑफिसर का, तब कुछ बात बनती थी अपनी, पर यहाँ पे एक्चुअली गवर्नमेंट ने ही स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन कम करके रखा है, तो क्यों फालतू दिमाग लगाने का वो वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू के साथ। तो ये जो 80 लाख पे इसके ऊपर भर दो और मैटर खत्म कर दो। अब अगर वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो वैल्यू निकाली वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है पर एक्चुअल कंसिडरेशन से ज्यादा है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है पर एक्चुअल कंसिडरेशन से ज्यादा है, तो देखो यहाँ पे अगर ये वैल्यू निकाली, अब एक्चुअल कंसिडरेशन अपना 120 है, एक्चुअल कंसिडरेशन समझ लो, यहाँ पे 120 है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अपना 80, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 80। अब देखो ये केस गई वैल्यूएशन ऑफिसर के पास, ये केस गई अगर वैल्यूएशन ऑफिसर के पास, और वैल्यूएशन ऑफिसर ने क्या बोला, यहाँ पे क्या बोला है, देखो वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है पर कंसिडरेशन से ज्यादा है। अभी सॉरी यहाँ पे उल्टा करना पड़ेगा,
तो देखो अपना समझो कंसिडरेशन जो है, कंसिडरेशन 80 है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 120 है। तो देखो अपना फर्स्ट केस क्या रहेगा, यहाँ पे अपने को ये चेक करना पड़ेगा। देखो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% ऑफ कंसिडरेशन से ज्यादा है, हाँ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% ऑफ कंसिडरेशन, इसका 110% कितना आएगा 88 से ज्यादा है, तो अपने को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसिडर करना पड़ेगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसिडर करना पड़ेगा। पर अब ये केस गया है वैल्यूएशन ऑफिसर के पास, ये केस गया वैल्यूएशन ऑफिसर के पास, और वैल्यूएशन ऑफिसर ने इसकी वैल्यू निकाल ली 100, इसकी वैल्यू निकाल दी 100। तो हम क्या बोलेंगे कि चलो वैल्यूएशन ऑफिसर ने निकाल दी नहीं इसकी वैल्यू 100, तो चलो उसके ऊपर फाइनल कर देते, क्योंकि अगर 120 पे अपन ने टैक्स पे किया तो अपने को ज़्यादा स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा, पर 100 पे ऊपर अपने को कम स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा, तो अपन 100 ले लेते। पर अगर ये 120 से अगर ज़्यादा चले जाता, 120 से अगर ज़्यादा चले जाता, 130 आता, तो अपन क्या बोलते भाई गवर्नमेंट ने जो वैल्यू दिया है उसके ऊपर फाइनल कर दे, ज़्यादा लफड़े मत कर, अपने को कम टैक्स पे करना पड़ेगा 120 पे और खत्म कर दे मैटर। पर अब वैल्यूएशन ऑफिसर ने इसका वैल्यू 100 निकाल के दिया है, तो अपने पास प्रूफ है कि ये वैल्यूएशन ऑफिसर ने अपने को वैल्यू कम निकाल के दिया है, तो अपन 100 के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी आराम से पे कर सकते हैं, क्योंकि कम पे करना है अपने को स्टैम्प ड्यूटी। तो यहाँ पे जो फिर वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो भी वैल्यू असर्टन करके रखा होगा उसके अपने को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन उसको मान लेंगे। अब अगर वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो वैल्यू डिटरमाइन करी वो एक्चुअल कंसिडरेशन से भी ज़्यादा कम है, एक्चुअल कंसिडरेशन से भी कम है, तो अपन एक्चुअल कंसिडरेशन अपना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लेंगे। समझा आया था? तो देखो जिनको एग्जाम्पल के साथ समझ में आया, जो एक्सप्लेन किया मैंने उससे समझ में आया तो अच्छी बात, पर जिनको समझ नहीं आया, देखो आपने को कंसिडरेशन लेना है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में। अगर कंसिडरेशन वो 110% ऑफ कंसिडरेशन लेना पड़ेगा, फिर कंसिडरेशन लिया है, कंसिडरेशन का 110% कर लेंगे। 110% मतलब 10% ऐड कर दिया कंसिडरेशन में, वो अपने को चेक करना कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा है या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है वो 110%, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से वो कम है, 110% जो निकाला है अपने कंसिडरेशन का वो कम है, तो अपने को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अपना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना पड़ेगा। पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% ऑफ कंसिडरेशन से कम है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन से कम है, तो अपन एक्चुअल कंसिडरेशन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेंगे। अब एक्चुअल कंसिडरेशन अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है तो एक्चुअल कंसिडरेशन अपना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रहेगा। उसके बाद अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में कुछ भी अपने को डाउट आ रहा होगा तो अपन ये असेसिंग ऑफिसर को बोलते हैं और ये केस रेफर कर सकता है वीओ को, वैल्यूएशन ऑफिसर को। अब वैल्यूएशन ऑफिसर भी इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू निकालेगा, अब वैल्यूएशन ऑफिसर ने अगर इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू निकाल दी और वो एक्चुअल स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है, एक्चुअल स्टैम्प ड्यूटी के वैल्यू से ज्यादा है, तो अपन क्या बोलेंगे, एक्चुअल स्टैम्प ड्यूटी कम है ना, तो उसके ऊपर अपन फाइनल कर देते पूरा अमाउंट, तो अपना स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा। अगर वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू निकाली वो एसडीवी से अपने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो भी वैल्यू निकाली अपनी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है पर कंसिडरेशन से ज्यादा है, तो अपने को वैल्यूएशन ऑफिसर का वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, वैल्यूएशन ऑफिसर का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अपने को फाइनल वैल्यू पकड़ना पड़ेगा। अब वैल्यूएशन ऑफिसर का ही वैल्यू अपने एक्चुअल कंसिडरेशन से भी कम है, तो अपन एक्चुअल कंसिडरेशन को फाइनल मान लेंगे और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन उसको कंसिडर कर लेंगे। समझा यहाँ तक? अगर समझा होगा वो एग्जांपल के साथ तो बहुत अच्छी बात है, पर नहीं समझा होगा तो बस याद रख लो, इजी है, कुछ ज़्यादा है नहीं, अपने को कंसिडरेशन का बस 10% लेना है और उसको स्टैम्प ड्यूटी से कंपेयर करना है, ये हो गया अपना बिल्डिंग का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। अब देखो अदर, यहाँ पे रहेगा, 1 मिनट को। तो अब देखो इफ डेट ऑफ एग्रीमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर। अब देखो यहाँ पे क्या है, डेट ऑफ एग्रीमेंट अपना कब बना था, ये जो एग्रीमेंट टू सेल अपना कब बन रहा था, दिसंबर में, और उसके बाद 2-3 महीने का प्रोसेस होता है और उसके बाद रजिस्ट्री होती है, जो उसके बाद ये प्रॉपर्टी हो जाएंगी बेबी की, तो उससे 2-3 महीने के बाद ये प्रॉपर्टी बेबी के नाम पे हो जाती है, ऑन रजिस्टर हो जाता है, इसका पूरा नाम वगैरह जो भी प्रॉपर्टी का लीगली है वो अपने ऑफिस से, जो गवर्नमेंट का ऑफिस है वहाँ पे पूरा रजिस्टर हो जाता है कि ये प्रॉपर्टी अब बॉबी को
बॉबी की थी, अब ये बेबी के नाम पे ट्रांसफर हो गई। जो भी उसके ओनर है उसकी भी पूरी लिस्ट होती है कि किसके किसके नाम पे ये प्रॉपर्टी रही है और अभी रजिस्टर है, तो ये प्रॉपर्टी अब बेबी के नाम पे चली जाएंगी। तो ये दिसंबर और उसके बाद में 2-3 महीने का जो गैप होता है, इसके अंदर आप देखने पड़ेगा अपने को। अब जो वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, उसमें अपने को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना पड़ेगा। तो ये दिसंबर की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेनी चाहिए, या 2-3 बार जब रजिस्टर हो रहा है ये एग्रीमेंट जो है वो बेबी के नाम पे रजिस्टर हो रहा है पूरा बिल्डिंग, उस दिन की लेनी चाहिए। तो उसके लिए एक प्रोविजन बनाया कि देखो, अगर होल और पार्ट पेमेंट अगर कंसिडरेशन का है वो डेट ऑफ एग्रीमेंट पे हो गया। अब यहाँ पे देखो 8 लाख रुपए, जो 8 लाख रुपए ये डेट ऑफ एग्रीमेंट के दे दिए, 8 लाख रुपए डेट ऑफ एग्रीमेंट पे दे दिए बेबी ने बॉबी को, 8 लाख रुपए डेट ऑफ एग्रीमेंट पे दे दिए बेबी ने बॉबी को। तो ये 8 लाख रुपए देने के बाद अगर ये अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट और ईसीएस से कोई भी ऑनलाइन मोड से, कोई भी रजिस्टर मोड से अगर ये पेमेंट दे दी है, तो जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट लेना पड़ेगा अपने को। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट हैज बीन कंसिडर्ड। अगर कोई भी अमाउंट नहीं दी, बस एग्रीमेंट टू सेल कर लिया और उसके बाद में रजिस्ट्री के दिन सारी अमाउंट दे दी, और फिर एग्रीमेंट टू सेल के बाद 2-3 महीने के बाद उसकी सारी अमाउंट दे दी, तो अपने को जो जिस दिन रजिस्टर हुआ है उस दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देनी पड़ेगी। अब आप ये बात समझो, जब भी आप घर परचेस करोगे तब आप क्या सोचोगे कि अब भी कुछ अमाउंट दे देते, आज नहीं तो कल अपने को अमाउंट देना, और आज नहीं तो कल अपन यहाँ पे दिखा है पार्ट और होल कंसिडरेशन, पार्ट ऑफ और होल कंसिडरेशन। तो आज अगर वैल्यू दे दी आपने, थोड़ी भी अगर पार्ट और होल भी अमाउंट दे दिया अपन ने, तो अपने को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डेट ऑफ एग्रीमेंट का लेना पड़ेगा, और उसका वैल्यू कम रहेगा थोड़े। 2-3 महीने के बाद स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू यहाँ पे कम हो जाएगा अपना। और उसके बाद में अगर अपन अदर केस में अगर कैश में देते थे पूरा कंसिडरेशन, तो जिस दिन रजिस्ट्री हुई उस दिन का अपने को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना पड़ेगा। तो अगर ऑनलाइन मेथड से या कोई भी अकाउंट में चेक, ड्राफ्ट, ईसीएस से थ्रू अगर कोई भी अपन प्रॉपर्टी परचेस करते हैं, उसका पार्ट और फुल होल कंसिडरेशन उसको पे कर देते हैं, अपने को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट, ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना पड़ेगा। और अदर केस में अपने को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, या फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रजिस्टर, जिस दिन रजिस्टर हुआ है उस दिन का अपने को वैल्यू लेना पड़ेगा। ट्रांसफर या फिर रजिस्टर, उस दिन का अपने को वैल्यू लेना पड़ेगा, ये अपना हो गया फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन समझा। देखो, अगर कैश में रहा तो अपन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैश वाले ले लेंगे। अगर डिटरमाइन नहीं करते आ रहा अपने को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, अपन डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो अपन वो फेयर मार्केट वैल्यू देखेंगे असेट की, जिस दिन वो ट्रांसफर हुआ है उस दिन की अपनी एफए देखेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू देखेंगे, और उसको अपन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, सेल कंसिडरेशन मान लो। उसके बाद अगर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और सेल कंसिडरेशन इन केस ऑफ अपने को लैंड और बिल्डिंग निकालना पड़ेगा, तो अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और एक्चुअल कंसिडरेशन यहाँ पे अपने को कंपेयर करना पड़ेगा। तो एक्चुअल कंसिडरेशन का 110% कर लेने का, 110% करने के बाद अपने को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से वो 110% कंपेयर करने का। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% से ज्यादा है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% से ज्यादा है, तो अपने को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना पड़ेगा। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% से कम है, तो अपने को एक्चुअल कंसिडरेशन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना पड़ेगा। अगर एक्चुअल कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है, तो अपने को एक्चुअल सेल कंसिडरेशन अपने को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना पड़ेगा। अगर ये केस वीओ की पास चला गया, वैल्यूएशन ऑफिसर के पास चला गया, तो और वैल्यूएशन ऑफिसर ने वैल्यू निकाल दी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू निकाल दी, तो अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वैल्यूएशन ऑफिसर की अगर ओरिजिनल स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है, तो अपन ओरिजिनल स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अपन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लेंगे। अगर वैल्यूएशन ऑफिसर की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अपने स्टैम्प ड्यूटी से कम है पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से ज्यादा है, अपनी वैल्यूएशन ऑफिसर की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अपने एक्चुअल स्टैम्प ड्यूटी से कम है, अपन अपने एक्चुअल कंसिडरेशन से ज्यादा है, अपन जो वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कंसिडर करेंगे। अगर वैल्यूएशन ऑफिसर की जो वैल्यू वो एक्चुअल कंसिडरेशन से भी कम है, तो अपन एक्चुअल कंसिडरेशन अपना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लेंगे। उसके बाद अपन गए थे कि डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ ट्रांसफर अलग अलग रहा, डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ ट्रांसफर अलग अलग रहा। तो जिस दिन अपन ने अगर फुल होल और पार्ट पेमेंट अगर अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट, ईसीएस से कर दी है ऑन और बिफोर डेट ऑफ एग्रीमेंट, तो डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन का अपन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसिडर करेंगे। डेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अपन डेट ऑफ एग्रीमेंट का कंसिडर करेंगे। अगर अदर केस में इसके सिवा कोई भी केस रहा, तो अपन डेट ऑफ ट्रांसफर का, डेट ऑफ रजिस्ट्री का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसिडर करेंगे।
ये अपना हो गया फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ये अपना हो गया फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ये अपना हो गया फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो अपना ये पूरे जो फॉर्मेट है अपना फेयर सेल कंसिडरेशन और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पे होता है खत्म। अब बात करते हैं अपन अब एक्सपेंडिचर इन केस ऑफ कनेक्शन। तो ये अपना आ जाएंगे कि कोई भी परसेंट दे के रखा हूँ तो सेल कंसिडरेशन अपन परसेंटेज ले लेंगे, या फिर अमाउंट दे दिया होगा तो अपन अमाउंट वो माइनस कर देंगे, जो भी अमाउंट रहा वो यहाँ से माइनस कर देंगे, अपना आ जाएगा नेट सेल कंसिडरेशन, नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब बात करते हैं अपन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब बात करते हैं अपन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अब क्या है, देखो अगर प्रॉपर्टी जो है, अगर प्रॉपर्टी है 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदी करके रखी, अगर प्रॉपर्टी 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदी करके रखी होंगी, पहले परचेस करके रखी होंगी, पहले एक्वायर करके रखी होंगी, तो अपने को क्या करना है, अब समझो कोई प्रॉपर्टी 1998 में परचेस करके रखी, कोई प्रॉपर्टी 1998 में परचेस करके रखी होंगी, तो ये बहुत पुरानी प्रॉपर्टी हो गई, बहुत पुरानी प्रॉपर्टी हो गई। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, इतनी पुरानी प्रॉपर्टी मत देख, तू 2001 तक उसको खींच के ला, 2001 तक उसको खींच के ला, 2001 को तेरे को देखना पड़ेगा उसका फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू ले लिया, और एक्चुअल कॉस्ट क्या है, एक्चुअल कॉस्ट मतलब 1998 में जो एक्चुअल कॉस्ट है वो देखना पड़ेगा, और फेयर मार्केट वैल्यू अपने को देखना पड़ेगा। फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल कॉस्ट उसमें से अपने को हायर लेना पड़ेगा, वो आ जाएगा अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर 2001 से कोई भी पहले 2001 से पहले कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर करके रखी है तो अपन फेयर वैल्यू देखेंगे 2001 का, फेयर मार्केट वैल्यू देखेंगे 2001 का, और एक्चुअल कॉस्ट देखेंगे विच एवर इज हायर। तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑब्वियस हायर हो सकता है, बहुत सारे केस में हायर ही रहेगा क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती रहेंगी प्रॉपर्टी की। तो फेयर मार्केट वैल्यू 2001 का और एक्चुअल कॉस्ट जो अपन ने 1998 में परचेस कर रखा था वो एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू 2001 का विच एवर इज हायर अपने को लेना पड़ेगा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब गवर्नमेंट क्या बोलेंगे, फिर से स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आ जाएगा। तू सेल करते वक्त स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसीडर कर रहा है तो परचेस के वक्त भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तेरे को कंसीडर करना पड़ेगा। तो तू क्या कर यहाँ पे, जो फेयर मार्केट वैल्यू वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं होना, वो फेयर मार्केट वैल्यू तो तेरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं होना। तो मतलब फेयर मार्केट वैल्यू और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज लोअर, फेयर मार्केट वैल्यू और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज लोअर, फेयर मार्केट वैल्यू और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज लोअर अपने को लेना पड़ेगा। और ये लोअर आने के बाद, ये लोअर आने के बाद अपने को चेक करना पड़ेगा एक्चुअल कंसिडरेशन, एक्चुअल कॉस्ट जो अपन ने परचेस करने को दी है, एक्चुअल कॉस्ट से अपने को कंसिडर करना पड़ेगा, और विच एवर इज हायर, ये दोनों में से विच एवर इज हायर लेना पड़ेगा अपने को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अपने को ये दोनों में से कंसिडर करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो देखो अपने को अगर प्रॉपर्टी 2001 से परचेस करके रखी होंगी, अगर प्रॉपर्टी 2001 से परचेस करके रखी होंगी तो अपने को 2001 तक उसको खींच के लेना है, 2001 को उसका फेयर मार्केट वैल्यू चेक करना पड़ेगा। फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम होना, फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम होना, फेयर मार्केट वैल्यू है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम होना, तभी हम मतलब फेयर मार्केट वैल्यू उल्टा बोल देंगे, फेयर मार्केट वैल्यू है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं होना, फेयर मार्केट वैल्यू वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं होना, फेयर मार्केट वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं होना। अगर फेयर मार्केट वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा चला गया है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अपने को कंसीडर करना पड़ेगा और एक्चुअल कॉस्ट कंसीडर करना पड़ेगा विच एवर इज हायर। अगर फेयर मार्केट वैल्यू कम है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से तो अपन फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल कॉस्ट विच एवर इज हायर अपन कंसीडर करेंगे, विच एवर इज हायर अपन कंसीडर करेंगे। अगर कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो 2001 के बाद परचेस कर ली तो बस भाई जिस दिन वो प्रॉपर्टी एक्चुअल 2001 से बात की है, एक्चुअल प्रॉपर्टी एक्वायर की है 2001 के, तो जो एक्चुअल कॉस्ट है उसकी, जो एक्चुअल कॉस्ट वो अपन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानेंगे, वो अपन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानेंगे। तो देखो 2001 से पहले प्रॉपर्टी परचेस करके रखी होंगी तो अपने को 2001 तक खींच के लाना है उसको और फेयर मार्केट वैल्यू निकालना है और एक्चुअल कॉस्ट देखने का है विच एवर इज हायर। पर फेयर मार्केट वैल्यू वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं होना, फेयर मार्केट वैल्यू वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं होना।
तो फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल कॉस्ट विचेवर इज हायर, पर फेयर मार्केट वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं होना, तो विचेवर इज हायर लेना पड़ेगा अपने को 2001 से अगर प्रॉपर्टी पहले परचेस करके रखी होंगी तो। और 2001 के बाद अगर प्रॉपर्टी परचेस करके रखी होंगी तो एक्चुअल जो कॉस्ट है वही अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा, एक्चुअल जो कॉस्ट है वही अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा। उसके बाद में शेयर्स प्रॉपर्टी एक्वायर्ड थ्रू गिफ्ट विल और सक्सेशन ऑफ फर्म, गिफ्ट विल इनहेरिटेंस में जो भी प्रॉपर्टी मिली होगी तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है। फिर से अगर 2001 से पहले परचेस करके रखी होंगी तो अपन फेयर मार्केट वैल्यू ले लेंगे इसका 1/4/2001 का, तो ये अपन प्रीवियस ओनर का देखेंगे, जो कॉस्ट है वो प्रीवियस ओनर का देखेंगे, जो कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर मतलब जो असेसी है, असेसी के पहले, क्योंकि गिफ्ट विल और इनहेरिटेंस में मिला है तो मेरे को अगर कोई प्रॉपर्टी मेरे पापा से मिली होगी, मेरे पापा को जो कॉस्ट लगी है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मेरे पापा को जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेनी लगी होंगी वो अपने को यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। अब अगर मेरे पापा ने ये प्रॉपर्टी 2001 से पहले परचेस करके रखी हुई, 2001 से पहले परचेस करके रखी हुई, तो अपने को फिर से यहीं पे आना पड़ेगा कि अगर 2001 से पहले प्रॉपर्टी परचेस करके रखी हुई तो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 और एक्चुअल कॉस्ट विचएवर इज हायर, पर फेयर मार्केट वैल्यू अपनी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं होना, अपने को यहाँ तक आना होगा। यह अपना हो गया प्रीवियस ओनर, मतलब प्रीवियस ओनर का कॉस्ट। तो देखो अगर गिफ्ट विल इनहेरिटेंस सक्सेशन ऑफ फर्म से अगर कोई प्रॉपर्टी आई होगी तो अपने को कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर देखना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर देखना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर देखना पड़ेगा। असेसी के पास जिससे गिफ्ट आया है, जिससे विल में आया है और इनहेरिटेंस में आया है, उसका कॉस्ट देखना पड़ेगा। अब उसका कॉस्ट देखने के लिए अपने को ये चेक करना पड़ेगा उसकी प्रॉपर्टी 1/4/2001 से पहले परचेस की है, 1/4/2000 के बाद परचेस की है। 1/4/2000 के बाद अगर परचेस किए हुए होंगे तो कोई डाउट नहीं, अपने को एक्चुअल कॉस्ट लेना पड़ेगा। पर 1/4/2001 से पहले परचेस करके रखेंगे तो अपने को फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू कंसिडर करना पड़ेगा। फेयर मार्केट वैल्यू है वो स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंड ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फेयर मार्केट वैल्यू और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए एज ऑन 1/4/2001। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद में एक्विजिशन अंडर अमलगमेशन और डिमर्जन, तो एक्विजिशन कॉस्ट इन द हैंड ऑफ जो अमलगमेटिंग कंपनी और डिमर्ज कंपनी, इनके हैंड में जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आया होगा वही कॉस्ट इनका लेना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के वक्त। उसके बाद में अगर शेयर्स जो है जो अपन ने परचेस किए होंगे, शेयर्स अपन ने परचेस किए होंगे तो यार ऑब्वियसली जो अपन कॉस्ट है शेयर्स का वही कंसिडर करेंगे। और शेयर्स अगर 1/4/2001 के पहले अपन एक्वायर किए होंगे तो उसका फिर से अपन को फेयर मार्केट वैल्यू एक एज ऑन 1/4/2001 लेना पड़ेगा और एक्चुअल कॉस्ट लेना पड़ेगा। अब आप ये बोलेंगे यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्यों नहीं है? अरे भाई ये प्रॉपर्टी थोड़ी है, प्रॉपर्टी के वक्त अपने को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू चेक करना पड़ेगा। शेयर्स के ऊपर कौन सा स्टैम्प ड्यूटी आता है भाई? तो देखो शेयर्स के वक्त भी अपने को वही चेक करना पड़ेगा। अगर 1/4/2001 के बाद अगर शेयर्स परचेस किए होंगे तो अपने को एक्चुअल कॉस्ट कंसिडर करना पड़ेगा। पर अगर 1/4/2001 से पहले अपन ने कोई भी शेयर परचेस करके रखना होगा तो अपने को फेयर मार्केट वैल्यू देखना पड़ेगा 1/4/2001 और एक्चुअल कॉस्ट देखना पड़ेगा एक्चुअल कॉस्ट देखना पड़ेगा जिस दिन अपन ने वो परचेस किया, और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001, जिसमें से जो हायर है, इसमें से जो भी हायर है अपना बन जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अपना बन जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। उसके बाद स्वेट इक्विटी शेयर जो है, स्वेट इक्विटी शेयर जो है उसको फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ऑप्शन एक्सरसाइज, तो जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ, आपने अगर अकाउंट्स में पढ़ा होगा आपको है ईसॉप जो होते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स जो होते हैं, तो वो जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज होता है, जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज होता है उस दिन वो असेसी को मिल जाते हैं, उस दिन वो असेसी को मिल जाते हैं। वो वेस्टिंग कंडीशन होती है, वेस्टिंग कंडीशन के बाद वो एक्सरसाइज जब होते हैं उस दिन वो ऑप्शन जो होते हैं, वो ईसॉप जो होते हैं, वो शेयर्स होते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो मिलते हैं असेसी को। तो उस दिन जिस दिन एक्सरसाइज हुए उस दिन का अपने को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसिडर करना पड़ेगा। फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ऑप्शन एक्सरसाइज, उस दिन का अपने को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसिडर करना पड़ेगा। उसके बाद में अगर बोनस दिया होगा, बोनस शेयर्स एक्वायर किए होंगे 1/4/2001 से पहले, तो अपने को फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 आया कि अपने को फेयर मार्केट वैल्यू चेक करना 1/4/2001 तक। अब यहाँ पे बोनस बिफोर 1/4/2001 है तो फेयर मार्केट वैल्यू लेना पड़ेगा। अब एक्चुअल कॉस्ट यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि बोनस में मिले भाई, फुकट में मिले, तो एक्चुअल कॉस्ट यहाँ पे आएगा नहीं, एक्चुअल कॉस्ट यहाँ पे आएगा नहीं, एक्चुअल कॉस्ट यहाँ पे आएगा नहीं। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी नहीं आएगा, अरे भाई प्रॉपर्टी थोड़ी है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के लिए, बोनस शेयर से। तो यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001
अपने को कंसिडर करना पड़ेगा। अगर 1/4/2001 के बाद कोई भी वैल्यू बोनस शेयर मिले, 1/4/2001 के बाद कोई भी बोनस शेयर मिले, उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपने को नील कंसिडर करना है, क्योंकि कॉस्ट कुछ भी नहीं लगाया है, क्योंकि उसके ऊपर कॉस्ट कुछ भी नहीं लगा है, उसके ऊपर कॉस्ट कुछ भी नहीं लगा है। पर 2001 से पहले कोई भी प्रॉपर्टी रहो उसको फेयर मार्केट वैल्यू 2001 तक खींच के लाएगा। कोई भी प्रॉपर्टी रहो उसको 2001 के मार्केट वैल्यू को फेयर मार्केट वैल्यू तक खींच के लाने का। उससे पहले कोई भी प्रॉपर्टी ली हो 1/4/2001 से पहले, उसको फेयर मार्केट वैल्यू पे खींच के लाने का 2001 तक। प्रॉपर्टी रहो, शेयर्स रहो, बोनस रहो, कोई भी रहो, खींच के लाने का। उसके बाद अगर जो बोनस शेयर है वो 2018 से पहले अलॉट हुए हैं, 2018 से पहले अलग अगर दिए हो और उसके ऊपर एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अगर पेड करके रखा होगा एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, तो ये 112A सेक्शन जो है 112A 1 लाख तक एग्जाम, 1 लाख से ऊपर 10% का अपना टैक्स रेट आपने बेसिक में पढ़ा था, बेसिक में याद किया था अपन ने ये टैक्स रेट। तो अगर कोई भी बोनस शेयर जो है वो बिफोर 1/2/2018 से पहले परचेस किया होगा, 1/2/2018 से पहले परचेस किया होगा और उसके ऊपर एसटीटी पेड है एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, तो यहाँ पे हायर ऑफ, अब यहाँ पे देखो फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल सेल कंसिडरेशन। अब यहाँ पे जो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर 2001 से पहले लिया होगा, अगर 2001 से पहले ये मिला होगा, बोनस शेयर अगर 2001 से पहले मिला होगा तो अपने को फेयर मार्केट वैल्यू तक खींच के लाना होगा। बट यहाँ पे अगर 2001 से बाद मिला तो उसका फेयर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपन नील हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील हो जाएगा। अगर 2001 के बाद कोई भी बोनस मिला 2018 से पहले और 2001 के बाद और उसके ऊपर एसटीटी पेड, तो अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील होने के बाद अपने को बस बचा है फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31/1/2019। और एक्चुअल सेल कंसिडरेशन जो होता है, एक्चुअल सेल कंसिडरेशन वो हमेशा ज्यादा रहेगा। सेल कंसिडरेशन अपन अगर कम रहा तो ऑब्वियसली लोअर लेंगे, पर बोनस के केस में ज्यादा रहेंगे फेयर वैल्यू। तो यहाँ पे जनरली देखा जाए तो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 2018 का ये आ जाएगा आपका एक्चुअल वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यही आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यही आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। पर अगर 2001 से पहले परचेस कराऊंगा तो अपने को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना पड़ेगा एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 से, और लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू और सेल कंसिडरेशन, एक्चुअल सेल कंसिडरेशन ये अपने को यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। ये हो गया बोनस शेयर अगर बिफोर 1/2/2018 से पहले लिए होंगे और उसके ऊपर एसटीटी पेड है, तो ये हो गया बोनस शेयर्स का, अब बात करते हैं इक्विटी और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, इक्विटी शेयर्स और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड। इक्विटी ओरिएंटेड फंड मतलब आपको बोला था मैंने, जिसमें मैक्सिमम अमाउंट जो होता है वो इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है, ऑन विच 112A इज अप्लाई, 112A मतलब क्या है, उसके ऊपर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है एसटीटी है वो पेड हो चुका है और एक्वायर बिफोर 1/2/2018 से अगर पहले परचेस किया होगा, सेम बोनस का हायर ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा, अगर 1/4/2001 के बाद भी अगर परचेस किया होगा तो यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा। पर 1/4/2001 के पहले परचेस किया होगा तो अपने को फेयर मार्केट वैल्यू तक खींच के लाना पड़ेगा 2001 की, और उसके बाद में अपने को लोअर चेक करना पड़ेगा फेयर मार्केट वैल्यू 2018 का 31/1/2018 का एक्चुअल सेल कंसिडरेशन अपने को चेक करना पड़ेगा। उसके बाद में चलो यहाँ तक रुक देते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं अपन। तो वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।